अदनान मदीहा का हाथ पकड़कर उसे नीचे लाता है। मदीहा ने कपड़े नहीं बदले थे, वो वही पहनी थी जो उसने पहले पहना हुआ था, एक पिंक कलर का सूट जिस पर ग्रे कलर का डिजाइन बना हुआ था, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल, बस इतना ही। उसे वैसे भी ज्यादा सजना संवरना बेफजूल के काम लगते थे। वो अदनान के साथ नीचे आती हैं तो मिस्टर एंड मिसेज कुरैशी नासमजी में उसे ही देख रहे थे। वहीं साहिबा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ पर था जिसे अभी अदनान ने पकड़ा था, और यह देखकर उसके गुस्से में कुछ इजाफा हुआ। उसे याद आया कि कैसे कभी थोड़ी देर पहले अदनान ने सबसे सामने बुरी तरह उसका हाथ झटका था। वो लोग नीचे आए तो मदीहा ने सबको बड़े एहतराम इज्जत के साथ सलाम किया और अदनान से अपना हाथ छुड़ाकर सोफिया के बगल में आकर खड़ी हो गई। और यह बात अदनान को कुछ खास पसंद नहीं आई। मदीहा को लेकर वो सबसे ज्यादा सोफिया से ही इनसिक्योर होता था। इस बीच मिस्टर कुरैशी और मिसेज कुरैशी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उसकी उस मासूम सी पर्सनैलिटी से वो लोग काफी इम्प्रेस हुए थे। ऐसा नहीं था कि मदीहा बेहद खूबसूरत थी, पर हाँ, उसकी शख्सियत में कुछ था जो उसे सबसे मुख्तलिफ अलग बनाता था। मिस्टर कुरैशी मुस्कुराते हुए, अरे यह इतनी प्यारी बच्ची कौन है? मिसेज कुरैशी, हाँ माशाअल्लाह से बहुत ही प्यारी है। जमाल जी मुस्कुराते हुए, मेरी बेटी है, वो ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है, घर पर ही रहती है, इसलिए ज्यादा लोग जानते नहीं हैं उसे। जमाल जी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि मदीहा का अदनान से भी एक रिश्ता है, क्योंकि घर वालों ने डिसाइड किया था कि जब तक वो लोग एक प्रॉपर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर देते तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अदनान भी इस बात के लिए राजी था, पर बस जब तक कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आ जाती, वरना उसका बस चले तो सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दें। सोफिया खिसियाते हुए ही आहिस्ता से मदीहा से कहती है, कहाँ मर गई थी तुम? मदीहा, अरे क्या हो गया, इतना चिढ़ क्यों रही हो? सोफिया, चिढ़ना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, देखो जरा यह चुड़ैल, साहिबा की तरफ इशारा करते हुए, कैसे तुम्हारे शौहर को घूर रही है। उसके कहने पर मदीहा ने भी साहिबा पर कुछ गौर किया तो वो उसकी आंखों में छिपी ख्वाहिशात और तमन्नाओं से महरूम ना रह सकी, और उसे अदनान को इतनी हसरत से देखने पर मदीहा की आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो चुकी थी। पर वो कुछ कहती उससे पहले ही शिफाजी कहती है, अब बातें बहुत हो गई है, चलिए डिनर कर लेते हैं। उन्हें कहने पर सब अपनी अपनी जगहों से उठकर डाइनिंग हॉल के पास आते हैं और अपनी अपनी चेयर पर बैठने लगते हैं। अदनान हमेशा की तरह अपनी चेयर पर बैठा था और मदीहा उसके बगल वाली चेयर पर बैठने वाली होती है कि तभी साहिबा जल्दी से उस पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम कहीं और बैठ जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। पहले तो मदीहा को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो एक नज़र अदनान को देखकर बेहद दिलकश तरीके से मुस्कुराकर कहती हैं, ये फील कंफर्टेबल। इतना कहकर वो दो चेयर छोड़कर बैठ जाती है, पर उसकी नज़रें अभी भी अदनान पर थी और वो बहुत इत्मीनान से बैठी थी, जैसे उसे पता हो अभी क्या होगा। और यहाँ साहिबा बड़ी खुश थी कि वो अदनान के बगल में बैठी है। वो उससे बात की शुरुआत करती उससे पहले ही अदनान अपनी चेयर से उठ जाता है और मदीहा के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है, और मदीहा की मुस्कुराहट और लंबी हो जाती है। वो तल्खी से अपनी आंखों से एक टशन लिए साहिबा को देखकर बड़े प्यार से कहती है, अरे खाइए, आप ऐसे क्यों बैठी है, आपका ही घर है। उसकी बातें और नज़रों में छिपी वो अदा साहिबा समझ गई थी और उसे जैसे और गुस्सा आया मदीहा पर। बाकी घर वाले तो समझ रहे थे, पर मिस्टर कुरैशी और मिसेज कुरैशी को अदनान का मदीहा की तरफ वो झुकाव समझ आ रहा था, पर उन्होंने उसे जैसे नज़रअंदाज किया। इधर मदीहा को बड़ा मज़ा आ रहा था साहिबा के एक्सप्रेशन देखकर। वो उसे और चिढ़ाने के लिए बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अदनान को डिनर सर्व करने लगती है। यह एक झटका था अदनान के लिए, जो लड़की उसे ठीक से देखती तक नहीं थी आज इतने प्यार से उसे खाना सर्व कर रही थी। अब उसे कौन समझाए कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, और यहाँ साहिबा का तो जल जल कर बुरा हाल था। सब लोग खाना खा ही रहे थे, तभी मिसेज कुरैशी मिस्टर कुरैशी को कुछ इशारा करती हैं तो वो मुस्कुरा कर सहर जी से कहते हैं, सहर जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी अपनी बेटी के हवाले से। सहर जी नासमझी में, जी कहिए। मिस्टर कुरैशी, देखिए हमारी एक ही बेटी है साहिबा, हमारा जो कुछ भी है सब इसी का है, बहुत होशियार है हमारी बेटी, उतनी ही खूबसूरत भी। हम चाहते हैं कि साहिबा और अदनान ना रिश्ता कर दे।
यह सुनते ही मदीहा, जिसने अभी पहला निवाला खाया ही था, वो जोर जोर से खांसने लगती है। यह देखकर अदनान फौरन उसकी पीठ सहलाते हुए पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाता है और बड़े प्यार से उसे पानी पिलाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, एच आराम से पानी पियो। बाकी सब भी जरा परेशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाती है तो सबको चैन मिलता है और मिसेस कुरैशी कहती है, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कोई और उनकी बात पर कुछ कहता उससे पहले ही अदनान अपनी सख्त आवाज में कहता है, कोई ख्याल नहीं है हमारा इस बारे में, और आप भी ऐसा कोई ख्याल ना रखें तो बेहतर होगा। आप लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हैं तो उसी पर फोकस कीजिए, रिश्तों पर नहीं, वरना क्या पता ना आपका कॉन्ट्रैक्ट बचे और ना कंपनी। उसकी आवाज में धमकी दी और यह किसी से छिपी नहीं, पर मिसेज कुरैशी को उसका इनकार कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए वो दोबारा कहती है, पर क्यों? क्या कमी है? हमारी बेटी में खूबसूरत है, अच्छे बैकग्राउंड से इंटेलिजेंट है, और कभी ना कभी तो शादी करोगे ना बेटा तुम। अदनान उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर, करूंगा नहीं, कर चुका हूँ। आई डोंट नो हु टोल्ड यू दैट आई एम सिंगल, बट जिसने भी बताया है गलत बताया है। मेरा निकाह पहले ही उस लड़की से हो गया है जो मेरे लिए बेहतरीन है, और अब उसके अलावा बाकी सारी लड़कियां मेरे लिए हराम है। उसकी बात सुनकर मिस्टर कुरैशी, मिसेज कुरैशी और साहिबा तीनों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अदनान कोई आम इंसान तो नहीं था, किसी सेलिब्रिटी से ज्यादा फैन फॉलोइंग थी उसकी। अगर वो कहीं नॉर्मली भी दिख जाए तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, पर यहाँ तो वो कह रहा था उसकी शादी हो चुकी है। साहिबा को शायद कुछ अंदाजा लग चुका था, उससे सब्र नहीं हुआ तो वो पूछती है, कौन है आपकी वाइफ? उसकी बात सुनकर अदनान मदीहा की तरफ देखकर प्यार से उसकी प्लेट में रोटी सर्व करते हुए कहता है, चाचू ने आपका ठीक से तारुफ नहीं करवाया। खैर, मदीहा की आंखों में देखकर, यह ही है मेरी जिंदगी, मेरी बेगम मदीहा अदनान सिद्दीकी, माई ब्यूटीफुल वाइफ। उसके मुंह से यह सुनकर अब मिस्टर और मिसेज कुरैशी को इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से वो मदीहा को देख रहा था, उसकी केयर कर रहा था, उन्हें समझते देर नहीं लगी थी। पर साहिबा, वो तो ऐसे मदीहा को घूर रही थी जैसे अभी उसका कत्ल कर देगी। रुखसार जी बात संभालते हुए कहती हैं, अरे क्या हुआ भाई अदनान, ना सही कोई और लड़का मिल जाएगा, साहिबा को भी आप लोग फिक्र ना करें। कुरैशी जी मुस्कुराते हुए, जी आपने ठीक कहा, पर अदनान जैसा तो नहीं मिलेगा ना। खैर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो डिनर ही एंजॉय कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराते हैं। अब सबको यकीन हो गया था कि उन्होंने बात को बुरा नहीं माना, और वैसे भी कुरैशी साहब भी बहुत अच्छे से जानते थे कि अदनान की पहुंच कितनी है। वो किसी भी तरह से उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। अगर अदनान को गुस्सा आया या उसका दिमाग सटका तो वो झटके में उनकी कंपनी बर्बाद कर सकता था, इसलिए उन्होंने इस बात को भूल जाना ही बेहतर समझा। और मिसेज कुरैशी भी अपने हस्बैंड की खामोशी को समझ गई थी, इसलिए वो भी वापस मुस्कुराते हुए सबसे बातें करने लगती हैं। पर साहिब, उसकी नज़र अभी भी मदीहा और अदनान पर थी। वह इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। कुछ देर बाद सबका लंच हो गया तो सब आपस में बातें करने लगे। अदनान को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो वो फिलहाल यहाँ नहीं था। तभी इस्माइल जी मदीहा से कहते हैं, बेटा जरा साहिबा को घर तो दिखा दो, पहली बार आई है। उनकी बात सुनकर मदीहा का मन तो नहीं था, पर फिर वो कुछ सोचकर सोफिया के साथ साहिबा को लेकर घर दिखाने लगती है। वो अभी घूमते घूमते टेरेस पर ही पहुंचे थे कि सोफिया को शिफा जी किसी काम से बुला लेती है, तो वो मदीहा को बाकी का घर दिखाने का कहर वहां से चली जाती है। इधर साहिबा, जो अब तक अपनी जलन कंट्रोल करें बैठी थी, अब वहां किसी और को ना पाकर मदीहा को ऊपर से नीचे तक घूमते हुए कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सिद्दीकी की पसंद इतनी बुरी है। मतलब देखो ना, तुम्हारा और उनका कोई मैच ही नहीं है। ना तो तुम बहुत खूबसूरत हो और ना ही कोई स्टाइल है तुम्हें, दिखने में भी काफी छोटी लगती हो उनसे। तुम उन्हें किसी एंगल से डिजर्व नहीं करती, ही डिजर्व्स फार बेटर। उसकी बात सुनकर मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखकर कहती है, खूबसूरती और काबिलियत तो देखने वालों की आंखों में होती है, और अगर आपकी आंखों में वो काबिलियत नहीं है तो यह मेरा मसला नहीं है। और रही बात हमारी जोड़ी की, तो जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, और मुझे उनके लिए मेरे खुदा ने चुना है, तो किसी भी ऐरे गेरे शख्स की सोच से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बातें सुनकर साहिबा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? और यह मत समझना कि मैं पीछे हट गई हूँ। और क्या होता है अगर तुम दोनों का निकाह हो गया है
तो तलाक भी हो सकता है समझी, और मैं तुमसे छीन लूंगी उनके समझी तुम, क्योंकि तुम जैसे थर्ड क्लास लड़की उन्हें डिजर्व ही नहीं करती। यू आर अ ब्लडी। इससे आगे वह कुछ कहती उससे पहले ही मदीहा ने अपन पैर आगे किया, जिससे टकराकर वो बुरी तरह नीचे गिरी, और उसे ऐसे गिरता देख वो पंजों के बल बैठकर उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहती है, चुचुचु आप तो गिर गई, पर एक गिरा हुआ इंसान और किस हद तक गिरेगा भला। उसकी बात सुनकर साहिबा चिल्लाते हुए कहती, यू ब्लडी। पर इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मदीहा उसे अपनी सख्त नजरों से देखकर कहती है, आवाज नीची, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है समझी, और हाँ मेरी शक्ल पर मत जाओ, जितनी मासूम में दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं, और कम से कम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ नहीं हूँ, जो तुम्हारी यह बदतमीजी बर्दाश्त करके भी तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। मुझसे तुम्हें रिटर्न में वही मिलेगा जो तुम मुझे ऑफर करोगी समझी। साहिबा हैरान आंखों से उसे देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मदीहा का एक वर्जन यह भी हो सकता है। वो जो किसी से नहीं डरती थी, आज उसे अपने सामने खड़ी इस लड़की से ना जाने क्यों डर लग रहा था। मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर आगे कहती है, और हाँ रही बात मेरे शौहर की, तो उन पर से तो तुम इज्जत से अपनी नजरें हटा लो, क्योंकि मैं अपनी चीजों पर किसी और की नजरें बर्दाश्त नहीं करती समझी। और वैसे भी चांद की ख्वाहिश कितने भी लोग क्यों ना कर ले, रहता वो आसमान का ही है, इसी तरह वो मेरे हैं। अदनान सिद्दीकी पर कल भी मदीहा का हक था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बहुत प्यार से समझा रही हूँ, स्टे अवे फ्रॉम माई मैन। उसकी आवाज में एक अजीब सा ओरा था जिससे साहिबा घबरा रही थी। वो डरते हुए ही कहती हैं, पर अदनान जी। आहा। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मदीहा ने उसकी एक उंगली पकड़कर बुरी तरह मोड़ दी थी, और दर्द के मारे उसकी बस एक चीख निकल कर रह जाती है। मदीहा उसे घूरते हुए कहती है, अगर तुमने दोबारा उनका नाम लिया अपनी ज़बान से तो याद रखना मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूंगी, और ज़रूरत पड़ी तो यही से तुम्हें नीचे भी पटक दूंगी समझी। इतना कहकर वो उसकी उंगली एशियन झटके से छोड़ देती है, और साहिबा की दोबारा चीख निकल जाती है। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए आगे कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे इस हुस्न का ना कोई फायदा नहीं है। अरे तुम क्या आसमान से कोई हूर भी उतर कर आ जाए ना, तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर के ईमान को कोई नहीं भटका सकता। उनके रूह में, ज़ेहन में, दिल में और जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की रह सकती है। जानती हो वो कौन है? वो है उनकी बीवी, यानी कि मदीहा सिद्दीकी समझी। नाउ यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम माई हस्बैंड, अदरवाइज ट्रस्ट मैंने तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगी कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। गॉट इट। अब साहिबा ऊपर से नीचे तक कांप रही थी, उसे बस यहाँ से जाना था। वो कुछ कहती तभी मदीहा दोबारा कहती है, एक बात और सुनो, जैसे तुमने अभी मेरी बड़ी अम्मी के साथ बदतमीजी करी है, ना जाकर अब उनसे माफी मांगना, वरना मैं तुम्हारे इन बालों को काट दूंगी। इन्हीं के लिए ज़बान चलाई थी ना उनसे तुमने। दरअसल थोड़ी देर पहले सोफिया ने उसे बताया था कि कैसे साहिबा ने शिफा जी के साथ बदतमीजी की थी, और फिर क्या मदीहा खामोश थोड़ी ना हो सकती थी। मदीहा उससे कुछ और कहती, तब तक वहां सोफिया आ जाती है और साहिबा को ऐसे गिरे देखकर कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? उसकी आवाज सुनकर मदीहा फौरन मासूमियत से साहिबा को उठाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे पैर मुड़ गया इनका, मैंने तो उठाने की भी कोशिश करी पर यह तो लगता है गिरी हुई ही है। उसके मुंह से यह सुनकर सोफिया ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे सचमुच लगता है कि साहिबा अपने आप गिरी होगी। वो दोनों मिलकर उसे उठाती है। साहिबा सहमी हुई नजरों से मदीहा को ही देख रही थी, जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सोफिया साहिबा से, चलो तुम्हारे पेरेंट्स नीचे बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर साहिबा फौरन वहां से चली जाती है, और सोफिया भी मदीहा को पीछे आने का कहकर वहां से चली जाती है। अब बस वहां मदीहा की मौजूद थी। सबके जाने के बाद जब मदीहा को यकीन हो जाता है कि वहां कोई नहीं है, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है और खुद से ही कहती है, वाह है क्या मस्त डायलॉग्स मारे हैं, मुझे तो एक्टिंग करनी चाहिए। बेचारी कितना डर कर भागी आई, बड़ी दूसरों के शौहर पर नजर डालने वाली। इतना कहकर वो भी वहां से जाने लगती है, पर वो अभी टेरेस के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि कोई उसे पकड़कर एकदम से दीवार से लगा देता है। वो एकदम से चौंक कर ऊपर देखती हैं तो यह अदनान था। उसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि जिस तरह से वो उसे देख रहा था यह साफ था कि उसने सब सुन लिया है।
दरअसल हुआ यह था कि अदनान किसी इम्पोर्टेड कॉल के लिए यहाँ आया था, पर जब वो जा ही रहा था कि उसे मदीहा और साहिबा की सारी बातें सुनाई थी। मदीहा का यह रूप देखकर वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसे पता था कि वो पॉजेसिव है, पर यह नहीं पता था कि वो उसे लेकर भी पॉजेसिव है। अदनान हल्का सा उसके ऊपर झुककर अपनी गहरी आवाज में कहता है, यह क्या था डॉट? मदीहा घबराते हुए, क्या डॉट मतलब? अदनान, आर यू जेलस डॉट? उसके मुंह से यह सुनकर वो हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं मैं क्यों जेलस होऊंगी, और वो भी उस छिपकली से है, क्या उसमें ऐसा जो मैं उससे जेलस हूं? अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, फिर तुम्हें कैसे पता डॉट? यह सुनकर वो एकदम खामोश हो गई। उसके पास अब कुछ और कहने को नहीं था और उसे ऐसे चुप देखकर अदनान उस पर और झुककर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम जेलस होते हुए इतनी प्यारी लगती हो। उसके मुंह से यह सुनकर मदीहा उसे हल्का सा धक्का देकर सीरियस आवाज में कहती है, एक बात आप याद रखिएगा, मुझे मेरी चीजें बांटने की आदत नहीं है। यह रिश्ता कैसा भी जुड़ा हो, पर अब आप मेरे शौहर हैं और मैं आप पर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिनके शौहर पर दूसरी लड़कियां डोरे डालें और वो खामोशी से कमरे में बैठकर बस रोती रहें। मैं उन कमजोर बेवकूफ लड़कियों में से नहीं हूं। मैं मदीहा सिद्दीकी हूं जो रोना नहीं जानती बल्कि रुलाना जानती है। और आप यह बात याद रखिएगा कि मैं अपना हक किसी के साथ नहीं बांट सकती। उसकी बात सुनकर अदनान एक झटके से उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, खामोश डॉट, बस बहुत बोल लिया आज के लिए। मुझे नहीं पता था मेरी लिटिल कपकेक इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल लेती है। यह कहते हुए वो उसे शांत करता है, फिर जरा दूर कर कर कहता है, मैंने तो तुम्हें सारे हक बहुत पहले ही दे रखे हैं, बस तुम ही उन्हें लेना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन उससे दूर हो जाती है और हकलाकर कहती है, वो मुझे नीचे जाना है, सोफिया बुला रही थी डॉट। यह कहकर वो फौरन वहां से भाग जाती है और अदनान उसे जाता देख मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं पता था हमारी बेगम को जलन भी होती है। खैर अब तो यह मेरी भी जिद है कि इजहार पहले तुम्हारे होठों पर आएगा और यह शायद इतना मुश्किल भी नहीं है डॉट। यह कहकर वो मुस्कुरा देता है। कुरैशी फैमिली जा चुकी थी, पर एक अजीब बात जरूर हुई थी। जाने से पहले साहिबा अपने रूड बिहेवियर के लिए शिफा जी से माफी मांग कर गई थी और शिफा जी ने उसे माफ भी कर दिया था, पर यह बात मिस्टर एंड मिसेज कुरैशी के साथ साथ घर वालों के लिए भी जरा अजीब थी, क्योंकि उन्हें उसे देखकर लग नहीं था कि वो कभी माफी मांगने वाली हरकत भी कर सकती है। डिनर के बाद सभी लोग काफी थक गए थे, रात भी हो चुकी थी, इसलिए सब अपने कमरे में चले गए। अदनान को कुछ काम था तो वो स्टडी रूम में चला गया, पर एक चीज मदीहा बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी और वो यह कि अदनान काफी परेशान सा लग रहा है। अभी से नहीं, आज सुबह से वो बहुत अलग बिहेव कर रहा है। उसके चेहरे पर परेशानी और टेंशन साफ देखी जा सकती थी और यह मदीहा बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी थी। उसे स्टडी रूम में जातक देख वो समझ गई कि जरूर वो दोबारा अपनी फाइलों में उलझ जाएगा। पता नहीं क्या उसके दिल में आया कि वो कमरे में जाने की बजाय सीधा किचन में चली गई। कुछ सोचकर उसने अपना फोन निकाला और उस पर सर्च किया, हाउ टू मेक अ कॉफी। सर्च करते ही उसे बहुत सारी 2 मिनट वाली रेसिपी शो होने लगी। अब वो समझ गई थी कि वो कोई बहुत अच्छी कुक नहीं है और एक नॉर्मल सी कॉफी बनाना भी उसे ठीक से नहीं आता, इसलिए इस बार उसने अच्छे से देखकर बनाने का सोचा। वीडियो में जैसे जैसे बता रहे थे वो वैसे वैसे कर रही थी। वैसे तो एक कॉफी बनाना बड़ा आसान था, पर मदीहा के लिए शायद इतना आसान नहीं था। 10 मिनट बाद वो कॉफी बनाकर सर्व कर चुकी थी। कुछ सोचकर वो मग ट्रे में रखकर अदनान के स्टडी रूम तक आती हैं, पर अब उसे अजीब लग रहा था। यह पहली बार था जब उसने बिना उसके कुछ कहे, बिना किसी जबरदस्ती या मजबूरी के लिए अपनी तरफ से कुछ किया था, चाहे वो सिर्फ एक कप कॉफी की बात हो। पर मदीहा के लिए यह भी बड़ी बात थी और उसे अब बड़ा अजीब लग रहा था। पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर वही हमेशा वाले आई डोंट गिव अ डैम वाले एक्सप्रेशन लाती है और दरवाजा घटघटाती है तो अंदर से एक गहरी आवाज आती है, कम इन। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती हैं तो अदनान किसी फाइल में बिजी था। वो धीरे धीरे कदमों में साथ उसकी टेबल के पास पहुंचकर कॉफी कप वही टेबल पर रखती है तो उसकी खुशबू पहचानते हुए अदनान नजरें ऊपर कर कर देखता है तो कॉफी का मग देखकर उसे जरा हैरानी होती है। मतलब वो खुद अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ बनाकर लाई थी। यह विश्वास करना उसके लिए जरा मुश्किल था।
वो कप में कॉफी देखते ही समझ गया था कि यह मदीहा ने ही बनाई है, क्योंकि मग के किनारे पर कॉफी के कुछ निशान थे और जब शिफा जी उसे कॉफी देती थी तो वो हमेशा कप को साफ कर दिया करती थी। फिर भी वो जरा अनजान बनते हुए कहता है, तुमने बनाई है डॉट। मदीहा उससे नजरें चुराते हुए, मैं क्यों बनाऊंगी भला, यह डॉट तो बड़ी अम्मी ने आपको देने को बोला था। अदनान उसकी झिझक समझ रहा था। वो कॉफी का एक सिप लेते हुए कहता है, अजीब बात है, अम्मी तो कभी नमक नहीं डालती गलती से भी, फिर आज कॉफी में नमक क्यों है डॉट। यह सुनते ही वो फौरन कहती है, पर मैंने तो आज बड़े ध्यान से बनाई थी और शक्कर ही डाली है, नमक नहीं। फिर डॉट यह कहते कहते वो रुकी और उसने अदनान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था तल्खी से मुस्कुराते हुए, और वो समझ गई कि यह उसने जानबूझ कह किया है और वो बेवकूफ उसकी बातों में आ भी गई। अदनान वैसे ही मुस्कुराकर एक और सिप लेते हुए कहता है, जब झूठ बोलना आता नहीं है तो क्यों कोशिश करती हो, वैसे आज कॉफी बड़ी अच्छी बनाई है। वो इस बार कुछ नहीं कहती पर एक टक उसकी टेबल को देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। इधर अदनान भी उसके मजे लेने के फुल मूड में था। वो दोबारा कहता है, वैसे क्या बात है, मुझे लेकर तुम्हें जलक फिक्र हो रही है, और क्या कह रही थी उस लड़की से तुम, हाँ, स्टे अवे फ्रॉम माई मैन। वाह, इतनी पॉजेसिवनेस, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई है मुझसे डॉट। उसके सवाल पर वो फौरन बिगड़ते हुए कहती है, मैं क्यों फिक्र करूंगी आपकी, और इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पाव जो लोगों से जलती फिरूं डॉट। वो हाँ डॉट, वो तो वो लड़की बड़ी अम्मी से बदतमीजी कर रही थी, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने वो सब कहा था, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मैं मर भी रही होंगी ना तब भी आपकी फिक्र नहीं करूंगी, मेरा बस चले तो मैं खुद आपका कत्ल कर दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसकी बात सुनकर अदनान की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वो समझ रहा था कि वो किस हद तक उसे गलत साबित करने की जिद में अड़ी हुई थी, पर वो कहाँ पीछे हटने वाला था। वह बड़े रूहानी अंदाज में कहता है, उफ, मुझे नहीं पता था इतने कातिल ख्यालात है तुम्हारे। खैर, मेरा कत्ल करने के लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर उठाकर मोहब्बत से देख लो, कसम खुदा की मेरा कत्ल तो अपने आप हो जाएगा। उसके पास सुनकर वो चिढ़ते हुए कहती है, शर्म कीजिए जरा, कैसे ठरकियों की तरह डायलॉग बाजी कर रहे हैं आपको लॉयर किसने बना दिया, मुझे तो उसे पर तरस आता है। अदनान, अरे जो कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ, किसी और की बीवी के साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ, वैसे अगर तुम कहो तो किसी और के साथ भी। अभी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मदीहा गुस्से में उसे घूरकर चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार, जो इस बात के बारे में कुछ सोचा भी दिखा दिया ना, आपने भी अपने असली रंग, मुझे तो पता ही था आप ही बाकी मर्दों की तरह है। आज बता ही दीजिए कितनी गर्लफ्रेंड से आपकी कितने अफेयर्स चल रहे हैं आपके डॉट। यह कहते हुए उसने अपने हाथ तेजी से टेबल पर मारे। अदनान कुछ सोचते हुए कहता है, पता नहीं कभी रिकॉर्डिंग नहीं बनाया डॉट। वो उसकी बातों से बुरी तरह चिढ़ गई। उसे पता तो था कि अदनान उसके मजे ले रहा है, पर यह बात मजाक में भी वो सुनना नहीं चाहती थी। अदनान कॉफी का मन खत्म करके टेबल पर रखते हुए कहता है, अगर मुझे अफेयर्स चलाने होते ना तो तुम्हारे आगे पीछे घूम नहीं रहा था, समझी, अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा ना चलाया करो, अब जाओ जाकर सो जाओ, रात हो गई है बहुत। उसके पास सुनकर मड़ीहा ने उसे एक नज़र घूर कर देखा और फिर वो मग वापस फ्री में रखे जाने लगती है, पर फिर कुछ सोच कर रुकती है और पीछे मुड़कर उसे देखकर पूछती है, आप ठीक तो है ना, आज सुबह से कुछ परेशान से लग रहे थे डॉट। अदनान यह सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, तुमने पूछ लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हूँ। मदीहा इससे आगे कुछ नहीं पूछती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब उसे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वैसे भी उसके जाते ही अदनान के चेहरे की एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। अभी तक वो जितना शांत था, अब उसके चेहरे पर एक परेशानी और टेंशन के भाव आ गए थे। वो अपना सिर पीछे कुर्सी से लगता है और कल रात की बातों के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक। अदनान के हाथ अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर चल रहे थे और मदीहा किसी छोटी बच्ची की तरह उसकी गोदी में उसी से लिपटी सो रही थी। अदनान ने अपनी शॉल उसे उड़ा दी थी ताकि उसे ठंड ना लगे, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अदनान जानता था यह कौन है, इसलिए वह लैपटॉप पर हाथ चलाते हुए ही कहता है, आ जाइए अम्मी। इसकी मंजूरी मिलनी ही शिफा की अंदर आती है और एक नज़र पूरे स्टडी रूम को देखकर उसके नज़दीक आते हुए कहती है, मदीहा कहाँ है डॉट। मैं कमरे में भी देख कर आ रही हूँ, वहां तो नहीं। उनकी बात सुनकर अदनान आहिस्ता से शॉल को हटाता है,
तो मदीहा का चेहरा शिफा जी को दिखता है, जो फिलहाल अदनान से लिपटी हुई सो रही थी। यह देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने तो वाकई इसे बच्ची बना दिया है अदनान, अब यह 5 साल की नहीं है, बड़ी हो गई है। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं अम्मी, मेरे लिए अभी भी 5 साल की मदीहा ही है, यह बस शरीर बड़ा हुआ है, दिमाग कभी भी छोटा है इसका। शिफा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर फिर एकदम से उनके चेहरे पर जरा परेशानी आती है और वो टेंशन में ही कहती है, अदनान, डॉक्टर सचदेवा का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि एक बार मदीहा को चेकअप के लिए बुलाना चाहते हैं, काफी दिन से वो गई नहीं है और यह उसकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा। मैंने भी किसी और को तो नहीं बताया है, तुम जानते हो वो हर बार कितना पैनिक करती है डॉक्टर सचदेवा का नाम सुनकर। उनकी बात सुनकर अदनान के हाथ जो मदीहा के सिर में उसके बालों को सहला रहे थे एकदम से रुकते हैं और उसके चेहरे पर वही संजीदगी आ जाती है जो फिलहाल शिफा जी के चेहरे पर मौजूद थी। वह कुछ सोचते हुए सीरियस अंदाज में कहता है, हम सच से भाग नहीं सकते अम्मी, यह सच और वो इंसिडेंट हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है और इन सब का असर मेरी कपकेक पर सबसे ज्यादा हुआ है। डॉक्टर सचदेवा सही कह रहे हैं, बहुत टाइम से यह नहीं गई वहाँ पर, टाइम टू टाइम चेकअप जरूरी है, मैं लेकर जाऊंगा इसे 1-2 दिन में, आप फिक्र ना करें, संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर शिफा की एक राहत की सांस लेती है और फिर दोबारा कहती है, ठीक है, पर जरा ध्यान से, और अब तुम भी जाकर सो जाओ और इसे भी अच्छे से सुला दो, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, यह ठीक है। उनकी बात सुनकर अदनान भी हाँ में सिर हिलाता है, तो वो भी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। फ्लैशबैक एंड। अदनान अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने फोन की तरफ देखा तो कॉलर आईडी पर डॉक्टर सचदेवा शो हो रहा था। कुछ सोचकर वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, हेलो मिस्टर सिद्दीकी, आर यू देयर डॉट। अदनान अपनी गहरी आवाज में, यस आई एम लिसनिंग डॉक्टर। उसकी मौजूदगी का एहसास होते डॉक्टर सचदेवा एक गहरी आवाज में कहते हैं, मैंने वैसे तो आपकी मोम को इन्फॉर्म कर दिया था मदीहा के चेकअप के बारे में, पर सोचा एक बार आपसे भी पर्सनली ही बात कर लूं, आप तो केस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं ना डॉट। अदनान, जी आपका कहिए, मैं सुन रहा हूं। डॉक्टर सचदेवा, अदनान देखो, तुम मेरे दोस्त भी हो, मैं तुम्हें सब कुछ बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ, तुम जानते हो मदीहा की कंडीशन कितनी सीरियस है, वो मेंटली डिप्रेस्ड है और यह बात मैंने तुम्हें सालों पहले भी बताई थी और दोबारा बता रहा हूँ। उस इंसिडेंट ने उस पर बहुत बुरी छवि छोड़ी है, हमें उसे उसके शेल से बाहर निकालना होगा और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। वो तुमसे इस हद तक कनेक्ट है जितना तुम समझ भी नहीं सकते। फिलहाल तुम उसे लेकर आओ, मैं जानता हूँ वो आने के लिए मना कहेंगी, मेरा नाम सुनकर ही पैनिक करने लगेगी, पर किसी तरह से उसे लेकर आओ। पिछले 6 महीने से उसने कोई चेकअप नहीं करवाया है, मुझे उसकी दवाइयाँ भी चेंज करनी है। जैसे अभी तक तुम उसे खाने में बिना उसके पता लगे दवाइयाँ दे रहे थे, अब शायद ऐसा ना हो पाए, क्योंकि अब कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के फॉर्म में भी देनी पड़ेगी। शायद तुम लेकर आओ, सबसे पहले उसे पर देखते हैं क्या करना है, ठीक है डॉट। उनकी बात सुनकर अदनान कुछ नहीं कहता, बस सीधा फोन कट कर देता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक दर्द था जो वो किसी को समझा नहीं सकता था, ना बता सकता था। वो अपनी सीट से उठकर उसे बड़ी सी खिड़की के पास आता है और सामने आसमान को देखने लगता है, जिसमें आज चांद मौजूद नहीं था बल्कि बादल छाए हुए थे। यह देखकर वह खुद से कहता है, काश तुम्हारे दर्द को मैं अपने हिस्से लिख सकता। मदीहा कान, वो इंसिडेंट हमारी जिंदगी में ना हुआ होता तो आज सब बिल्कुल ठीक होता। इतना कहकर वो एकदम खामोश हो जाता है, फिर कुछ देर और आसमान को देखकर स्टडी रूम से निकालकर अपने कमरे की तरफ आ जाता है। जयपुर कमरे में आता है तो अब तक मदीहा बेड पर अपनी साइड सो चुकी थी। आज उसने बहुत पढ़ाई की थी, इसलिए लेट थे ही उसे नींद आ गई थी। उसे इतने सुकून से सोता देख वो खुद भी बेड पर उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसका चेहरा देखने लगता है। नींद तो बहुत दूर थी उसकी आंखों से आज। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी फिलहाल नाश्ता कर रहे थे और डाइनिंग टेबल पर काफी खामोशी थी। तभी मदीहा अपना नाश्ता खत्म कर अपनी जगह से उठते हुए सोफिया से कहती है, चलो भी देरी हो रही है यूनिवर्सिटी के लिए। उसने अभी यह कहा ही था कि सोफिया कुछ कह पाती, उससे पहले ही अदनान की गहरी आवाज आती है, तुम नहीं जाओगी यूनिवर्सिटी आज। यह सुनकर वो चिढ़ते हुए कहती है, पर क्यों, अब तो ठीक हूँ मैं और मुझे लाइब्रेरी से कुछ किताबें भी लेना है, जाना जरूरी है।
अदनान परांठे का एक निवाला खाते हुए, हमें आज कहीं और जाना है। मदीहा नासमझी में, कहाँ डॉट? वहां मौजूद बाकी सब एकदम खामोश थे। उन्हें आने वाले तूफान का बखूबी अंदाजा था जो अभी बस दस्तक देने ही वाला था। अदनान एक पल की खामोशी के बाद कहता है, डॉक्टर सचदेवा के पास मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, चेकअप है आज तुम्हारा। डॉक्टर सचदेवा का नाम सुनते ही मदीहा के चेहरे पर ना जाने कितने एक्सप्रेशंस जैसे होकर गुजर गए। यह नाम उसे जरा पसंद नहीं था और उसकी वजह यह थी कि यह नाम उसे बार बार अपने अतीत से रूबरू कराने की कोशिश करता था। सभी का ध्यान उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन पर ही था। वो जैसे अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना। सब खामोशी से उसे ही देख रहे थे और सबकी आंखों में उसके लिए हमदर्दी के सिवाय और कुछ नहीं था। किसी को कुछ ना बोलता देख वो नाजिया जी के पास जाती हैं और उनसे मुस्कुराते हुए कहती है, अम्मी देखो ना, मैं तो ठीक हूँ। फिर क्या जरूरत है जाने की? उसके कहने पर नाजिया जी कुछ नहीं कहती। वो अपनी बेटी की हालत बहुत अच्छे से समझ रही थी और उसके दर्द को भी समझ रही थी। उन्हें कुछ ना कहता देख इस बार मदीना जमाल जी के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, अब्बू देखो ना, ठीक हूँ मैं। आप बोलो ना सबको, मैं नहीं जाऊंगी किसी डॉक्टर के पास। यह कहते कहते उसकी आंखें नमा हो चुकी थी। वो किसी भी तरह से अब नॉर्मल नहीं लग रही थी। जमाल जी भी नम आंखों से अपनी बेटी को ही देख रहे थे। अदनान जो बस खामोशी से मदीहा को देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, चलो हमें देर हो रही है, डॉक्टर सचदेवा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अदनान अभी उसका हाथ पकड़े एक कदम ही चला था कि मदीहा एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं नहीं जाऊंगी किसी भी डॉक्टर के पास। समझ नहीं आता आप लोगों को, आई डोंट वांना गो। यह कहते हुए उसने टेबल पर रखा पानी का जग बड़ी बेदर्दी से जमीन पर फेंका। वो इस वक्त बिल्कुल मदीहा की तरह नहीं लग रही थी, वो तो कोई और ही लग रही थी। अदनान उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो वो दोबारा चीखते हुए कहती हैं, दूर रहो मुझसे, सब दूर रहो, नहीं जाना मुझे कहीं, नहीं जाना। यह कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ भागी। सब उसके पीछे जाने लगते हैं तो अदनान कहता है, कोई नहीं आएगा इस वक्त, आप लोग यही रुके, आई विल हैंडल हर। यह कहकर वो खुद तेजी से उसके पीछे कमरे की तरफ गया। यहाँ बाकी घरवाले भी नम आंखों से उसे जाते हुए देख रहे थे और देखें भी क्यों ना, मदीहा का यह रूप रूह तक कंपा देने वाला था। नाजिया जी रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची का क्या कसूर था जो उसे इस अजियत से होकर गुजरना पड़ रहा है? क्या गलती थी उसकी इन सब में? क्यों वो हादसा उसकी जिंदगी पर इस कदर निशान छोड़ कर गया कि आज भी उसकी रूह कांपती है जब उन सब के बारे में जिक्र होता है। इस तरह रोता देख शिफाकी उन्हें शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ नाजिया, अगर हम इस तरह हिम्मत हारेंगे तो उसे कौन संभालेगा? ऐसे ही बाकी सभी उन्हें शांत करने लगते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। इधर अदनान जब कमरे में आता है तो वो बेड से टिकी नीचे बैठी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। यह वो वाली नॉर्मल मदीहा नहीं थी जो हमेशा हंसती रहती थी, यह तो कोई और ही लड़की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो एक टक सामने खाली दीवार को घूर रही थी। अदनान उसके नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो तुरंत डरते हुए उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ बुरी तरह झटकते हुए गुस्से में दोबारा चीख कर कहती है, मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ, आप सब पागल है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे किसी साइकाइट्रिक्स की जरूरत नहीं है और अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं खुद कत्ल कर दूंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी किसी डॉक्टर के पास। यह कहते वक्त उसकी आंखें गुस्से से और लाल हो गई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो पूरी तरह कांप रही थी, पैनिक कर रही थी और इसी सिचुएशन से अदनान को सबसे ज्यादा डर लगता था। वो किसी तरह उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, बट वो चेकअप सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए है, ट्रस्ट मी। उसकी बात सुनकर वो आंसू से भरी आंखों से उसे देखती है, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है,
नहीं, यह कोई चेकअप नहीं है। आप सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ और जबरदस्ती मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जो मुझे वापस वो सारी बातें याद दिलाता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी उसके पास, समझे आप? और आप तो दूर रहिए मुझसे, धोखेबाज है आप, एक नंबर के। यह कहकर वो आसपास रखी सारी चीजें फेंक कर उसे मारने लगती है। अदनान बड़ी मुश्किल से बच रहा था। वो किसी तरह उसके पास आकर उसे जबरदस्ती अपने गले से लगाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, कपकेक शांत हो जाओ, देखो सब कुछ ठीक है, मैं पास हूँ ना तुम्हारे, प्लीज रिलैक्स। पर कोई फायदा नहीं था, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी आवाज से और पैनिक करने लगी थी। वो पूरी ताकत लगाकर उसे बुरी तरह धक्का मारते हुए दोबारा वैसे ही गुस्से में चीख कर कहती है, मुझे आपका भरोसा नहीं चाहिए, आप धोखेबाज है। कहाँ थे आपको 2 साल जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? हॉस्पिटल बेड पर वो 7 साल की लड़की जब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब कहाँ थे आप? आप जानते थे कि मुझे आपकी जरूरत है, फिर भी आप वहां नहीं थे, छोड़कर चले गए थे मुझे मरने के लिए। तब तरस नहीं आया आपको मुझ पर? केवल आप थे जो जानते थे उस दिन क्या हुआ था, पर तब भी आप छोड़कर चले गए। मुझे लौटा सकते हैं आप मेरी जिंदगी के वो 2 साल जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? बोलिए, नहीं ला सकते ना वापस? तो चले जाइए आप यहाँ से और मेरी जिंदगी से भी दूर हो जाइए। आई हेट यू अदनान सिद्दीकी, आई हेट यू। यह कहते हुए वो टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर तेजी से उसकी तरफ फेंक कर मरती है। अदनान जो उसके शब्दों से इस तरह तकलीफ में था कि वो इस बार बच नहीं पाया और वो बास सीधा उसके सिर पर जाकर लगा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। यह खून देखकर मदीना और डर गई और वो घबराते हुए कहती है, यह मैंने किया है, खून, आई हर्ट यू। मैंने आपको भी तकलीफ पहुंचाई जैसे मैंने उन्हें मार दिया था, मैंने कत्ल किया है, आई एम ए मर्डरर। पागलों की तरह वो बस यही बड़बड़ाती जा रही थी और वही अदनान के सिर से बुरी तरह खून बह रहा था, पर उसे इस वक्त अपनी फिक्र नहीं थी। वो धीरे धीरे कदम लेते हुए उसके पास आता है और इस बार उसके गालों को थाम कर बड़े प्यार से कहता है, नो कपकेक यू आर नॉट। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ठीक है, रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना, मेरी सारी बातें मानती हो, प्लीज शांत। पर वो अभी भी बुरी तरह कांप रही थी और कुछ ना कुछ बड़बड़ाएं जा रही थी जो अदनान को साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी कंडीशन और बिगड़ता देख अदनान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम से अपने सख्त होंठ उसके कांपते हुए होंठों पर रख देता है और यह होते ही मदीहा धीरे धीरे शांत होने लगती है। अदनान ने सिर्फ अपने होंठ उसके होठों पर रखे हुए थे, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, पर उसके इस एक्शन से मदीहा शांत हो रही थी। धीरे धीरे उसका कंपाना बंद हो रहा था, पर अचानक वो जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, मैंने उन्हें मार दिया, मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ, मैंने चाचू को मार दिया, आई किल्ड हिम, मैं सबको मार दूंगी, सब मर जाएंगे, आई एम अ मर्डरर। उसे इस तरह रोता देख अदनान उसे अपने सीने से लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए वहीं पास में रखे ड्रॉअर को खोलकर उसमें से एक इंजेक्शन निकलता है और आहिस्ता से ही बिना मदीहा को पता चले वो इंजेक्शन उसकी आर्म पर लगाता है, जिससे वो हल्का सा चीख देती है, पर तुरंत उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ ही मिनटों में वो बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। उसे बेहोश देखकर अदनान उसे ठीक से उठाता है और उसे बेड पर लेटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। इस वक्त पूरा कमरा जैसे तहस-नहस था और अदनान बस एक टक मदीहा को देख रहा था, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह वही मदीहा है जो 24 घंटे हंसते मुस्कुराती रहती थी। यह तो कोई अलग ही पर्सनेलिटी लग रही थी, बिल्कुल वही अदनान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तो बस एक टक उसे देख रहा था। पर फिर अचानक उठकर वो कमरे से बाहर आता है तो सब लोग वहीं मौजूद थे। उसे आता देख जमाल की फिक्र के साथ पूछते हैं, ठीक है, वह क्या हुआ उसे? पर तभी उनकी नज़र अदनान के सिर से बह रहे खून पर जाता है और वो और घबरा जाते हैं। सहीर जी, अदनान अंदर से इतने टूटने की आवाज़ क्यों आ रही थी और तुम्हारे सिर से इतना खून क्यों बह रहा है? सब ठीक तो है ना? अदनान, इंजेक्शन दिया है, नींद का सो रही है। अम्मी, आप डॉक्टर सचदेवा को कॉल करके घर पर ही बुला लीजिए, शी नीड्स ट्रीटमेंट। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने या जवाब दिए वहां से सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और सब बस उसे देखते रह जाते हैं।
किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, पर यह पहली बार नहीं हुआ था बल्कि पिछले 10 सालों में कितनी बार हो चुका था। हिसाब दे पाना शायद मुमकिन नहीं था, और इन सब में सबसे ज्यादा अगर मदीहा के अलावा किसी को तकलीफ होती थी तो वो सिर्फ अदनान था। उसकी जैसे जान निकलती थी अपनी मोहब्बत को इस कदर तकलीफ में देखकर, पर वो खामोशी से सारा दर्द खुद बर्दाश्त कर लेता था। घर वाले समझते थे कि वो तकलीफ में है, पर अदनान की फितरत में नहीं था अपना दर्द बांटना, और इसलिए वो सब कुछ अकेला खुद ही बर्दाश्त करता था। कुछ खाओ उसके हिस्से में भी थे, पर ना वो किसी को दिखते थे और ना वो किसी को उनके बारे में बताता था, और बताता भी क्यों, वो तो अदनान सिद्दीकी था। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और डॉक्टर सचदेवा का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां कबीर घबराते हुए आता है, जिसे अजहर ने की कॉल कर कर बुलाया था। वो आकर सीधा अजहर से पूछता है, क्या हुआ इतना अचानक, क्यों कॉल किया? अजहर, वो मदीहा को फिर से पैनिक अटैक आया है। यह सुनते ही कबीर और घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो परेशान होते हुए पूछता है, अदनान कहाँ है? अदनान का जिक्र आते ही शिफा जी परेशान होते हुए कहती है, बेटा वो अपने स्टडी में है और बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, चोट भी आई है उसे, तुम जाओ जरा देखो उसे, हम सब से तो दरवाजा ना खोले शायद। उनकी बात सुनकर कबीर फौरन दौड़ते हुए ऊपर जाता है और अदनान के स्टडी के पास जाकर वो नोक करने वाला होता है, पर दरवाजा पहले से खुला था। यह देखकर वो अंदर जाता है तो अदनान वही अपनी चेयर पर आंखें करें सिर लगाए खामोशी से बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। आंखों पर आंसू के निशान साफ दिख रहे थे। वो यकीनन रोया था, और किस कद्र रोया था इसका अंदाजा उसके चेहरे पर बने आंसुओं के निशानों से ही पता चल रहा था। उसके माथे से अभी भी खून हल्का हल्का बह रहा था। उसकी हालत देखकर कबीर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाकर उसे संभाल सके। वो किस कदर दर्द में था यह कबीर महसूस तो नहीं कर सकता था, पर अंदाजा जरूर लगा सकता था। वो धीरे कदमों के साथ उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पुकारता है, अदनान। उसकी आवाज पर वो एक झटके से आंखें खोलता है तो उसकी आंखों को देखकर कबीर का जैसे दिल पसीज गया था। उसकी आंखों का वो दर्द, वो तकलीफ, वो शिकायतें, सब कुछ साफ साफ चीख चीख कर अपनी मौजूदगी की गवाही दे रही थी। उसकी आंखों में वो आंसू जिन्हें उसने बाहर आने की इजाजत नहीं दी थी, वो उसका हाल दिल साफ बयां कर रहे थे। कबीर को देखकर वो बिना किसी भाव के सख्त आवाज में पूछता है, डॉक्टर सचदेवा आए? कबीर, नहीं वो आ रहे, पर तू उन्हें छोड़ और खुद को देख, क्या हाल बना रखा है तूने अपना, ऐसे संभालेगा उसे? चल मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। अदनान उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करके अपनी चेयर से उठकर उस बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने जाकर खड़े होते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। उसकी बात सुनकर कबीर गुस्से में उसे समझाते हुए कहता है, अदनान तुम पागल हो गए हो, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, जरा देखो कितनी गहरी चोट है तुम्हें। इस तरह देखकर हम सबको उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तुम्हें मदीहा को देखकर होती है, समझते क्यों नहीं हो तुम? उसकी बात सुनकर अदनान उसकी तरफ पलटकर दर्द भरी से मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं कोई नहीं समझ सकता कि कैसा लगता है जब मैं उसे उस तरफ दर्द और तकलीफ में देखता हूँ, कोई भी नहीं। कबीर एक गहरी सांस लेकर, अदनान समझ बात को और उसके बारे में तो सोच, क्या सोचे गई वो तुझे ऐसे देखकर, उसके खातिर ही सही एटलीस्ट बैंडेज तो करवा लें। इस बार अदनान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो उसकी खामोशी को उसकी हामी समझकर कबीर उसे ठीक से बैठाता है और उसकी बैंडेज करता है। वो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट था तो उसे पता था कि कितने जख्म कितने गहरे होते हैं। बैंडेज लगाने के बाद कबीर उससे कुछ कहने वाला होता है कि तभी रियान वहां आकर कहता है, भाई वो डॉक्टर सचदेवा आ गए हैं। उसकी बात सुनकर अदनान फौरन उठकर तेजी से वहां से चला जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो हॉल में आते हैं तो वहां एक लगभग 32 से 34 साल का आदमी खड़ा था। दिखने में वो काफी हैंडसम था, पर अदनान के मुकाबले कम ही था। वो शिफा जी से कुछ पूछ रहा था, पर अदनान को देखकर वो उसकी तरफ बढ़कर उससे हाथ मिलाया है तो अदनान भी उससे हाथ मिलाकर उसे अपने कमरे की लेकर जाने लगता है। जब वो लोग अदनान के कमरे में पहुंचते हैं तो मदीहा अभी भी नींद में थी। यह देखकर डॉक्टर सचदेवा अदनान से कहते हैं, तुमने फिर से नींद का इंजेक्शन दिया?
अदनान, इसे शांत करने का कोई और रास्ता भी नहीं था इससे पहले कि यह खुद को चोट पहुंचाती, इसके अलावा और कोई तरीका मुझे दिखा नहीं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सचदेवा हाँ में सिर हिलाते हैं और मदीहा के पास जाकर उसे चेक करते हैं। बाकी घर वाले भी वहीं मौजूद थे। अदनान, जो किसी को अपने कमरे में आने की इजाजत तक नहीं देता था, आज वो शांत था, उसे कोई होश भी नहीं था फिलहाल। कुछ देर चेकअप के बाद डॉक्टर सचदेवा सबको बाहर आने का इशारा करते हैं तो सोफिया को छोड़कर सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि किसी का मदीहा के पास होना भी जरूरी था। बाहर आते ही अदनान बेसब्री से पूछता है, हाउ शी डॉट? डॉक्टर सचदेवा एक गहरी सांस लेकर, मैंने पहले भी आपको बताया है, उसकी कंडीशन बहुत नाजुक है, हमें उसे जितना हो सके प्यार और केयर से हैंडल करना है। आज उसे जो पैनिक अटैक आया वो भी शायद इसलिए था क्योंकि वो काफी दिन से बहुत स्ट्रेस ले रही थी, और फिर आपने मेरा जिक्र भी कर दिया। आप जानते हैं मेरे नाम से कितना घबराती है वो, उसे लगता है कि मैं उसे वो पुरानी चीजें याद करा रहा हूं, पर मैंने आपको पहले भी कहा है, जब तक वो उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तब तक कोई दवाई अपना असर नहीं दिखाएंगी। उनकी बात सुनकर नाजिया जी परेशान होते हुए कहती है, क्या कोई तरीका नहीं है उसे इन सब से बाहर लाने का? 10 साल हो गए, 10 साल से यही सब चलता आ रहा है, कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर सचदेवा, तरीका है, और वो तरीका है मोहब्बत, प्यार। उसे आप लोग जितना ज्यादा प्यार से और अटेंशन से रखेंगे उतना ज्यादा वो इस सिचुएशन से बाहर आएगी, लेकिन जब तक वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, मैंने कुछ दवाइयाँ बदल दी है, उनमें से कुछ दवाइयाँ तो आप उसे हमेशा की तरह खाने में मिलाकर दे सकते हैं, पर कुछ दवाइयाँ हैं जो नॉर्मली ही देनी पड़ेगी, और एक बार उसे चेकअप के लिए लाना होगा। पर समझाकर इस तरह एकदम कहेंगे तो वह घबराएगी, और अगर घबराएगी तो पैनिक करेगी, और उसके पैनिक करने से कंडीशन और बढ़ेगी। तो आप लोगों उसे प्यार से समझाइए, क्योंकि फोर्सफुली हम उससे कुछ नहीं करवा सकते। सब लोग ध्यान से डॉक्टर सचदेवा की बात सुन रहे थे। अपनी बात कहने के बाद वो अदनान की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर सिद्दीकी, मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है, सो इफ यू डोंट माइंड कैन वी डॉट? उनकी बात सुनकर अदनान हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाकर मंजूरी देता है और खुद अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सचदेवा भी उसके पीछे जाते हैं। स्टडी रूम में पहुंचकर अदनान बड़े रोब के साथ अपनी हेड चेयर पर बैठता है और डॉक्टर सचदेवा उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर कहते हैं, अदनान तुम ठीक हो? अदनान अपनी गहरी आवाज में, आपको यहाँ मेरा थेरेपिस्ट बनने के लिए नहीं मेरी बीबी के लिए बुलाया गया है, तो उसके बारे में बात कीजिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सचदेवा एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, अदनान उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हो सकता है कि वह पागल। इससे आगे वो कुछ क्या बातें, उससे पहले उनके कानों में अदनान की खतरनाक गरजती हुई आवाज आती है, अगर इसके आगे आपने कोई भी बेफजूल का अल्फाज कहा तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा आपका लाइसेंस कैंसिल कराने में। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सचदेवा ने अपनी बात कंप्लीट करना सही नहीं समझा और वो खामोश ही रहें, पर फिर कुछ सोचकर सीरियस अंदाज में कहते हैं, वो तुमसे बहुत हद तक कनेक्टेड है, अगर कोई उसे ठीक कर सकता है तो वो तुम ही हो, और तुम्हारे अलावा कोई पूरा सच भी नहीं जानता, इसलिए उसे कंफर्टेबल करो अपने साथ। हो सके तो उसे बताओ कि तुम 2 साल कहाँ थे। उसे थोड़ा बुरा लगेगा पर वो तुम पर दोबारा भरोसा करने लगेगी, क्योंकि तुम ही उसे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में मदद कर सकते हो, तुम ही उसे संभाल सकते हो। अदनान तुम्हारे अलावा किसी से नहीं संभलेंगी, वो उसे थोड़ा दर्द देकर अगर उसकी जिंदगी का सारा दर्द खत्म कर सकते हो तो कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनकी बात सुनकर अदनान एकदम से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहले ही उसे लगता है कि वो मर्डरर है, वो सच जानकर तो उसे और रिग्रेट होगा। डॉक्टर सचदेवा उसे समझाते हुए कहते हैं, और अगर तुम नहीं बताओगे तो सिचुएशन और बिगड़ेंगी। हम 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, ना वो नहीं आई डिप्रेशन के बाहर, तो क्यों ना एक बार उसे सारा दर्द देकर उसे तकलीफ से आज़ाद कर दिया जाए। देखो अदनान, उस वक्त वो सिर्फ एक 7 साल की बच्ची थी और उसके साथ जो हुआ वो उसके जहन में कैद हो चुका है, और हमें उसे इस दर्द से रिहाई करानी है, और इसके लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि वो तुम पर दोबारा से भरोसा करें, तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास करें, और उसके लिए उसे वो सच पता होना जरूरी है, वरना उसे हमेशा तुमसे शिकायत रहेगी, नाराजगी रहेगी, और उसका हक है यह जानना यह बात उससे जुड़ी है। और मुझे लगता है
कि तुम्हें बाकी घर वालों को भी उस आधे सच से रूबरू करा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मदीहा के अंदर एक डर यह भी है कि जब घर वालों को बाकी की बात पता चलेगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे अच्छा तुम पहले ही उन्हें बता दो और वो समझेंगे इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सिर्फ एक्सीडेंट था। अदनान ने कुछ नहीं कहा। उसे खामोश देखकर डॉक्टर सचदेवा अपनी चेयर से उठते हुए कहते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, एक डॉक्टर हूँ, उसे दवाइयाँ दे सकता हूँ, पर जब तक वो खुद अंदर से ठीक होना नहीं चाहेंगी कोई दवाई असर नहीं करेगी, और वो अंदर से तब ठीक होगी जब वो सच को एक्सेप्ट करेंगी। एक बार जरूर सोचना इस बारे में और जल्द से जल्द उसे मेरे पास लेकर आना, पर हाँ समझा कर चलता हूँ मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद अदनान कई घंटे तक अपनी स्टडी रूम में ही बैठा कुछ ना कुछ सोचने लगता है। वो जैसे किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बार दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो अंदर आने की इजाज़त देता है तो अजहर अंदर आकर कहता है, भाई उसे होश आ गया है। यह सुनकर अदनान फौरन अपनी चेयर से उठकर अपने कमरे की तरफ भागता है। अदनान कमरे में आया तो सब वहां पहले से मौजूद थे। नाजिया जी और शिफा जी मदीहा के पास बेड पर ही बैठे थे और मदीहा नासमझी में सबको देख रही थी। वो सबको देखकर पूछती है, क्या हुआ है और आप लोग यहाँ क्यों हैं? और मैं यहाँ, मुझे तो यूनिवर्सिटी जाना था ना। अदनान उसकी बात सुनकर समझ गया कि उसे हमेशा की तरह कुछ भी याद नहीं है और यह कोई पहली बार की बात नहीं थी, हमेशा का था। जब भी उसे पैनिक अटैक आते थे तो वो बेहोश हो जाती थी और जब उसे वापस होश आता था तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, वो सब कुछ भूल जाती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि इन पिछले 10 सालों में उसे कितने पैनिक अटैक आए हैं। अगर कुछ रह जाता था तो धुंधली सी कुछ यादें। सब उसके सवाल पर आपस में एक दूसरे को ही देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी अदनान उसके पास आता है तो शिफा जी खुद बेड से उठ जाती है और अदनान वहां उसके पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। उसने झूठ बोला जो वो अक्सर उसे बोला करता था जब उसे होश आता था पैनिक अटैक के बाद। पर मदीहा का ध्यान उसके शब्दों पर नहीं था, वो उसकी चोट को देख रही थी जो उसने ही उसे दी थी। वो आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बैंडेज छूते हुए कहती है, यह कैसे हुआ, इतना गहरा जख्म कहाँ से लगा आपको? अदनान, वो कुछ नहीं, दरवाजे से लग गई थी। मदीहा फिक्र के साथ, ध्यान कहाँ रहता है आपका, इतनी चोट लग गई है वो, और स्ट्रेस ना ले, इसलिए जमाल जी सबको उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी जरूरी था कि मदीहा ज्यादा सोचे ना और अदनान बड़े आराम से उसे हैंडल कर सकता था। इसलिए वो सब वहां से चले जाते हैं मदीहा को आराम करने का कहकर। मदीहा कुछ सोचते हुए अदनान से पूछती है, क्या कुछ हुआ था? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, क्या बात है, जब तुम वाकई में कुछ गलत करती हो तब अपनी गलती नहीं मानती और आज अपने आप बिना कोई गलती करे तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है। उसकी बात सुनकर वो चिढ़ जाती है पर कुछ कहती नहीं है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी कुछ मेमोरी गायब कर दी है, जो सचमुच हुआ भी था। अदनान उसे ऐसे सोचता देख समझ जाता है कि जरूर वो परेशान हो रही हैं। यह देखकर अदनान बिना कुछ सोचे उसे अपने गले से लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, एच शांत, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के तुम्हें रेस्ट के लिए कहा है। ओके, तो नाउ बी अ गुड गर्ल एंड जस्ट रिलैक्स। इतना कहकर वो उससे थोड़ा दूर होकर प्यार से उसके माथे को चूमता है और उसे ठीक से लेटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर जाने लगता है। तो मदीहा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसकी तरफ पलट कर देखता है तो वो उसे ही देखते हुए कहती है, सच में मैंने कुछ नहीं किया ना, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? उसकी बात सुनकर अदनान वापस उसके पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे किसी को तकलीफ हो, इसलिए फिलहाल आराम करो। हम मदीहा कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसकी चोट को हल्के हाथों से सहलाते हुए पूछती है, आपको दर्द हो रहा है? उसे अपनी फिक्र करता देख अदनान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, किसी को बड़ी फिक्र हो रही है मेरी? यह सुनकर वो फौरन उसकी चोट से अपना हाथ हटाकर जरा झेंपते हुए कहती है,
नहीं तो मैं तो बस इंसानियत के हवाले से पूछ रही थी, मुझे आपकी फिक्र क्यों होगी भला, मुझे आप पसंद तक नहीं। यह कहते हुए वो मसलसल यहाँ वहाँ देख रही थी। अदनान, जानता हूँ पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, माना कि थोड़ी स्टूपिड हो, बेवकूफ़ हो, बचकानी हो, पर इट्स ओके, आई विल एडजस्ट। वो यह ऐसे कह रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, जिसे सुनकर मदीहा चिढ़ते हुए कहती है, आप समझते क्या है खुद को डोट। अदनान उसे एक आई विंक करते हुए कहता है, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हैंडसम हॉट इंटेलिजेंट वन एंड ओनली हस्बैंड। उसकी बात सुनकर वो अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमियां नहीं है, कोई हैंडसम वैंडसम नहीं है, आपसे ज्यादा हैंडसम तो राजू है। उसके मुंह से यह सुनकर अदनान की आंखें एकदम सख्त हो जाती है और वो उसे घूरते हुए पूछता है, कौन राजू डॉट। मदीहा बेफिक्री से, आप राजू को नहीं जानते, हमारी यूनिवर्सिटी में गार्ड है वो, आपको पता है उनके ना 9 बच्चे हैं, तब भी वो अभी तक हैंडसम लगते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान जो अभी तक परेशान था, उसे अब अपने सामने बैठी अपनी इस बीवी पर शदीद गुस्सा आया। मतलब क्या थी यह लड़की, वो चाहे किसी भी हाल में क्यों ना हो पर उसकी बेइज्जती करना नहीं भूलती। अदनान उसे घूरते हुए, तुम फिक्र ना करो, मैं भी 10 बच्चों के बाद भी हैंडसम ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे हैरान नजरों से देखते हुए कहती है, 10 बच्चे, या अल्लाह, आपने क्या अपनी घर की क्रिकेट टीम बनानी है जो इतने बच्चे करने हैं डॉट। अदनान कुछ सोचते हुए, नॉट अ बैड आइडिया, हम एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं, एक काम करेंगे 10 की जगह 11 बच्चे ठीक रहेंगे, ओके। मदीहा उसकी बात सुनकर एकदम से बेड से उठकर उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है, आप पागल वागल हो गए हैं क्या, मैं डॉट में ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसकी बात सुनकर अदनान उसके ऊपर हल्का सा झुककर कहता है, तुम्हें वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है, तो तुम टेंशन मत लो, ओके। उसे काफी अच्छे से अदनान की डबल मीनिंग वाली बातें समझ आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। तभी अदनान उसे वापस लेटाते हुए कहता है, बस मेरी बेवकूफ़ों की ममलिका, अब ज्यादा ना सोचो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, हम अपनी क्रिकेट टीम के बारे में बाद में सोचेंगे, ओके। मदीहा का मन तो कर रहा था कि वो अपने सामने बैठे अपने इस शौहर का मुंह तोड़ दे, पर अफसोस ना तो उसके बाजुओं में इतनी जान थी और ना ही हिम्मत, इसलिए वो चुपचाप लेट गई। उसे काफी थकान भी फील हो रही थी, इसलिए अदनान के कुछ देर ही सिर सहलाने पर वो दोबारा गहरी नींद के आगोश में चली गई और अदनान भी एक बार हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमकर वहां से चला गया। इधर एक बड़े से मेंशन में सेकेंड फ्लोर पर बेड पर पीठ के बल लेटा जिहान एक टक सीलिंग को देखते हुए ही मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला तो उसकी नजर अंदर आते हुए मिर्जा पर गई, तो वो उसे देखकर फौरन बैठ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप डॉट। मिर्जा अंदर आते हुए, क्यों, मैं आ नहीं सकता, वैसे कुछ बात करनी थी तुमसे, पर तुमसे। जिहान, जी कहिए डॉट। मिर्जा, तुम आज रात को ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जब तक यह मामला सेटल नहीं हो जाता तब तक तुम वापस नहीं आओगे। यह सुनकर जिहान अपनी जगह से उठकर हैरानी से कहता है, पर क्यों, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिर्जा, और वो क्यों डॉट। कोई नया शिकार पसंद आ गया है डॉट। उसके मुंह से यह सुनकर जिहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, भाई आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसी मासूम लड़की कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में, मुझे वो चाहिए। आपको पता है अगर आप उसे देखेंगे ना तो आप भी उस पर फिदा हो जाएंगे, उसका वो हुस्न, वो जिस्म, सब कुछ इतना हसीन है ना भाई कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मिर्जा हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, सोच लो अगर मुझे पसंद आ गई तो फिर वो तुम्हें नहीं मिलेगी, खैर वो लड़की तो बाद में भी तुम्हारे बिस्तर तक आ जाएगी, फिलहाल जिस लड़की का तुमने रेप किया था वो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, मैं इलेक्शन के समय कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ, जब मामला सुलझ जाएगा तो हम खुद उसे तुम्हारे बिस्तर तक लाकर देंगे। उसकी बात सुनकर जिहान की आंखों में कुछ निराशा और बेसब्री थी, पर फिलहाल उसे मिर्जा की बात ठीक लगी इसलिए वो मान गया। इधर अदनान अपने स्टडी रूम में ही बैठा था और जैद उसके सामने बैठा हुआ था जो उसे जिहान के बारे में बता रहा था। जैद, सर इस जिहान गाजी के ऊपर तो बहुत केस है पर सारे के सारे झूठे साबित हो गए क्योंकि कोई सबूत और गवाह नहीं था। इसका भाई एक बहुत बड़ा नेता है और हमारे खबरियों से पता चला है कि इसका भाई इसे आज रात को ही न्यूयॉर्क भेजने वाला है।
अदनान, उठा लो उसे, अब वो न्यूयॉर्क नहीं सीधा हमारे पास लैंड होगा। और हाँ, इसके भाई को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और एक काम करो, इसके भाई की भी कुंडली निकालो। अब जब छोटे मियाँ जेल जाएंगे तो बड़े मियाँ बाहर रहकर क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर जैद भी हाँ में सिर हिलाता है। तो अदनान उसे कुछ और बातें समझाकर वहां से जाने का कहता है। फिर वो खुद भी कुछ फाइल्स में बिजी हो जाता है। दूसरे दिन सुबह मदीहा उठी तो अदनान हमेशा की तरह पहले ही उठ चुका था। उसने कमरे में नजर घुमाई तो वो वहां नहीं था। अभी घड़ी में भी सुबह के 7 ही बजे थे। कुछ सोचकर वो अलमीरा से कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। आज संडे था तो उसे कहीं जाना नहीं था, पर 2 दिन बाद से उसके एग्जाम्स जरूर शुरू होने वाले थे, इसलिए आज उसने जमकर पढ़ाई का सोच लिया था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई तो सब नाश्ते की टेबल पर ही मौजूद थे, पर अदनान वहां भी नहीं था। यह देखकर उसे जरा अजीब लगा, पर फिर वो अपना सिर झटककर नीचे की तरफ चली गई। उसे आता देख था नाजिया जी उसके पास जाकर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए पूछती है, आ गई मेरी बच्ची, अब कैसा लग रहा है? मदीहा इधर उधर चारों तरफ देखते हुए, हाँ ठीक हूँ, अब मैं अम्मी। उसे ऐसे यहाँ वहाँ देखता देख नाजिया जी पूछती है, क्या हुआ बेटा? कहाँ देख रही हो? उनकी पूछने पर जैसे वो एकदम से झेंपी और घबराते हुए कहती है, नहीं तो अम्मी, मैं किसे ढूंढूंगी, सब तो यहीं पर है। वो मुझे भूख लग रही है, कुछ खिला दीजिए। उसके कहने पर वो मुस्कुराते हुए उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती हैं। अब तक बाकी सब भी अपनी जगह बैठ गए थे और सभी नाश्ता शुरू करते हैं। मदीहा को उम्मीद थी कि नाश्ते के दौरान कोई तो अदनान का जिक्र करेगा, पर अफसोस उसकी चाहत की कदर किसी ने नहीं की और नाश्ते की टेबल पर सारी बातें तो हुई पर अदनान का जिक्र नहीं। मदीहा को एक बार तो लगा कि वो किसी से पूछ ले, पर फिर उसने यह करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपना नाश्ता किया। नाश्ते के बाद शिफा जी को किसी काम से मार्केट जाना था तो वो सोफिया को अपने साथ ले गई। उम्मीद भी उन्हीं के साथ गई थी। इधर मदीहा अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग वैसे भी खराब हो रहा था, जिसकी वजह उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। खुद को शांत करने के लिए वो सीधा स्टडी टेबल पर बैठ गई और उसने किताबें खोल ली, पर अफसोस उसका जहन, दिमाग अभी भी भटक रहा था। ऐसे ही किताबों के पन्ने पलटते पलटते 1 घंटा कब बीत गया उसे पता नहीं चला, पर इस बीच उसे बस अजीब सी बेचैनी सता रही थी। ना पढ़ाई में मन लग रहा था, ना किसी और चीज में। उसने घड़ी की तरफ देखा तो फिलहाल 11 बजे रहे थे। कुछ सोचकर वो खुद से कहती है, आज तो संडे है, आज कहाँ चलेंगे यह, और अगर कोई काम था भी तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? यह नहीं कि एक बार बताकर चले जाते। फिर एकदम से दोबारा खुद से कहती है, पर मुझे क्यों इतनी पड़ी है? अगर नहीं फिक्र उन्हें मेरी तो ना सही मैं कौन सी मरी जा रही हूँ उनके लिए। खुद को यह सब समझाकर वो दोबारा पढ़ने की कोशिश करने लगती है, पर अभी भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो खुद से कहती है, एक दफा कॉल करूं क्या? नहीं, उन्हें लगेगा मैं फिक्र कर रही हूँ। फिर कुछ देर इधर उधर का सोचने के बाद वो फोन उठा ही लेती है और कहती है, एक काम करती हूँ, कोई क्वेश्चन पूछने के बहाने कर लेती हूँ उठा, हाँ यह ठीक रहेगा। यही सब सोचते हुए वो अदनान को फोन मिलाती है, पर तुरंत उसका मुंह बन जाता है क्योंकि फोन स्विच्ड ऑफ बता रहा था। वो गुस्से में फोन को बेड पर फेंकते हुए खुद से कहती है, भाड़ में जाए, यह ना जाने ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो फोन स्विच ऑफ है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मुझे फिक्र हो रही थी। जब इन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों मरी जाऊं? इनके लिए हद होती है। पता है मेरी तबीयत खराब है और इन्हें जरा चिंता नहीं है मेरी। यह कहते हुए वो बेड से उठती है, तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे एक फ़ोन पर जाती है। वो फौरन जाकर देखती हैं तो यह अदनान का फ़ोन था। यह देखकर उसे अब ज़रा हैरानी होती है क्योंकि वो कभी अपना फ़ोन छोड़कर नहीं जाता था, फिर अब कैसे? अब उसे कुछ घबराहट भी होने लगती है। वो फौरन कमरे से बाहर निकलती है और नीचे आती है तो उसके कानों में नाजिया जी की आवाज़ आती है, जो फ़ोन पर शायद किसी से बात कर रही थी। नाजिया जी, हाँ ठीक तो है ना अरहम? और तुम लोग हॉस्पिटल से कब आ रहे हो? मदीहा के कानों में जैसे ही यह शब्द गए वो जैसे अपनी ही जगह पर थम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि कल रात ही तो उसकी अदनान के साथ नोक-झोंक हुई थी और कल रात ही उसने उसे खुद सुलाया था। फिर ऐसा क्या हो गया जो उसे अस्पताल जाना पड़ा? यही सब सोचते हुए वो दौड़कर नाजिया जी के पास आती है और घबराते हुए पूछती है, वो कहाँ है? नाजिया जी, अदनान तो हॉस्पिटल में है दरअसल।
मदीहा उनकी बात बीच में ही काटकर, कौन से हॉस्पिटल? नाजिया जी, सिटी हॉस्पिटल। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही मदीहा फौरन वहां से बाहर की तरफ आई। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे, पर जब तक वो बाहर आए मदीहा ड्राइवर के साथ वहां से जा चुकी थी। आपको नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि अदनान उन्हें मदीहा की जिम्मेदारी देकर गया था और यहाँ वो बिना कुछ सुने घर से निकल गई थी और वो कुछ नहीं कर पाईं। सिटी हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुकी और मदीहा पैसेंजर सीट से हड़बड़ाते हुए बाहर निकली और तेजी से दौड़ते हुए अंदर की तरफ भागती है। यह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वो जैसे ही अंदर पहुंची उसकी नजर अनाया ही सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात कर रहे जैद पर जाती है। वो उसे ठीक से तो नहीं जानती थी, पर इतना पता था उसे कि यह अदनान का असिस्टेंट है और एक दो बार जब वो किसी काम से घर आया था तब उसने उसे देखा था, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसे रिसेप्शनिस्ट से बात करता देख वो और घबरा गई और दौड़ते हुए उसके पास गई। जैद, जिसका ध्यान अभी रिसेप्शनिस्ट पर ही था, अपने पास आती मदीहा को देखकर वो एकदम से चौंक गया। तब तक मदीहा भी वहां आ चुकी थी। उसका हुलिया फिलहाल ऐसा था कि कुछ कहां तक नहीं जा सकता था, यहां तक कि वो नंगे पांव वहां आई थी। मदीहा बदहवास सी नम आंखों से उससे पूछती है, अदनान जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उन्हें? मुझे लेके चलिए उनके पास प्लीज। यह कहते कहते वो ऑलमोस्ट रोने लगी थी। जैद को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर अगर कहीं गलती से भी अदनान को पता चला कि वो उसके कारण रो रही है तो वो उसका क्या हाल करेगा, यह सोचकर भी उसके रीढ़ ही हड्डी तक कांप गई थी। वो घबराते हुए उसे शांत कराने के हवाले से कहता है, मैम आप प्लीज शांत हो जाओ, देखो आप ऐसे रो मत। मदीहा उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, आप मुझे बस उनके पास लेकर चलो प्लीज, मुझे उनके पास जाना है। अब जैद भी समझ गया था कि वो नहीं मानने वाली, इसलिए वो उसे अपने साथ आने का कहकर खुद लिफ्ट की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद लिफ्ट 4 फ्लोर पर आकर रुकती है और वो लोग बाहर आते हैं। मदीहा जैसे ही लिफ्ट के बाहर कदम रखती है उसकी नज़र सीधा कॉरिडोर के लास्ट में खड़े अदनान पर जाती है। उसने अभी भी अपना रात वाला ही सफ़ेद पठानी कुर्ता पहना हुआ था और मौसम की सर्दी को समझते हुए उसने एक शॉल ओढ़ी हुई थी। वो मदीहा की तरफ अपनी पुशत पीठ कर खड़ा था और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान नहीं था मदीहा की तरफ, पर यहाँ मदीहा नम आंखों से बस उसे ही देखे जा रही थी। उसे अपने सामने देखकर जैसे उसकी सांस में सांस आई थी। जब उसने नाजिया जी के मुंह से हॉस्पिटल का सुना था तो केवल वही जानती है कि उस पर क्या बीती थी। वो कुछ पल तक उसे नम आंखों से देखती हैं, फिर तेजी से भागते हुए उसकी तरफ जाती हैं। अदनान जो अपनी सख्त आवाज में किसी से गुस्से में कुछ बात कर रहा था, तभी अचानक से कोई उसे पीछे से हग करता है और अपने छोटे छोटे हाथ कसकर उसकी कमर पर बांध लेता है। यह छुअन वो बहुत अच्छे से पहचानता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस छुअन को इस वक्त यहाँ महसूस करेगा। वो फौरन पलट कर देखता है तो मदीहा उसी को गले लगाए जोर जोर से रो रही थी। उसे ऐसे रोता देख वो एकदम घबरा गया। वो तुरंत फ़ोन कट कर उसे अपनी पॉकेट में रखता है और मदीहा को हल्का सा दूर कर उसे देखता है तो उसकी आंखें एकदम से घबरा जाती है। जिस लड़की की आंखों में वो एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो आज बेतहाशा बस रोए जा रही थी। रोते रोते यहाँ तक कि उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा सिर से नीचे उतारकर गले में डाल हुआ था, पैरों में ना चप्पल थी ना कोई होश। वो बस रोते हुए उसे देख रही थी। अगर यह कोई और वक्त होता तो अदनान उसके इस बिखरे हुलिये के लिए उसे खूब डांटता, पर फिलहाल उसकी ऐसी हालत देखकर वो खुद घबराया हुआ था। अदनान उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से उसे शांत कराते हुए कहता है, क्या हुआ कपकेक? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तबीयत नहीं ठीक थी ना तुम्हारी? पर मदीहा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी रो रही थी, या यूं कहो और जोर से रो रही थी। यह देखकर अदनान बिना आगे कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका सिर सहलाने लगता है ताकि वो शांत हो सके।
मदीहा ने भी अपनी मुट्ठी में उसके कुर्ते को पकड़ लिया था कसकर और वो अभी भी रो रही थी। वहां आसपास ज्यादा लोग तो नहीं थे पर जितने भी थे सबका ध्यान उन्हीं पर था। वो साथ में लग ही इतने आइकॉनिक रहे थे। अदनान की मैच्योरिटी जैसे मदीहा की इनोसेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अदनान धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बेचैनी उसे भी हो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे रोते हुए इस उलझी सी हालत में यहाँ क्या कर रही है। उसे तो फिलहाल घर पर होना चाहिए था। दरअसल हुआ यह था कि कल रात को मदीहा को सुलाने के बाद जैद से अपने स्टडी रूम में मीटिंग करने के बाद वो अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था कि तभी उसके पास अपने एक आदमी का फोन आया जिसे उसने लखन के घर वालों की और उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया था। और उसने अदनान को इन्फॉर्म किया कि लखन के घर पर और उसकी फैमिली पर जानलेवा हमला किया क्या है, किसी ने उन पर गोलियां चलाई है। वो तो गनीमत थी कि सिर्फ एक गोली लखन के हाथ को छूकर गुजर गई और बाकी कुछ नहीं हुआ। यह सुनते ही अदनान ने फौरन अपने आदमियों को लखन को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा और खुद भी यहां आ गया। इस बीच उसका फोन बिल्कुल डिस्चार्ज था इसलिए वह अपना फोन लेकर आना भूल गया और वैसे भी उसके पास इमरजेंसी के लिए दूसरा फोन होता ही था पर इस बारे में मदीहा को कुछ पता ही नहीं था। हालांकि वो घर पर सबको इन्फॉर्म कर आया था पर उसे क्या पता था कि उसकी बेवकूफ बीवी आधी अधूरी बात सुनकर ही यहाँ दौड़ी चली आएगी। दरअसल जब मदीहा ने नाजिया जी के मुंह से हॉस्पिटल का नाम सुना तो उसे लगा कि अदनान को कुछ हो गया है, इसलिए वो आधी अधूरी बात सुने ही ड्राइवर के साथ यहाँ भागी चली आई थी। काफी देर से रोने के बाद अब वो कुछ शांत हुई थी पर उसकी सिसकारियां अभी भी चालू थी। अब उसे जरा कुछ रिलैक्स देखकर अदनान उसे खुद से हल्का सा दूर कर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर पूछता है, बच्चा क्या हुआ है? देखो मेरा दिल घबरा रहा है। क्या कर रही हो यहाँ तुम और वो भी इस हालत में? मदीहा नमा आंखों से उसे देखते हुए कहती है, पहले आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको क्या हुआ है? अदनान उसके आंसू पोंछते हुए नासमझी में, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मदीहा उसके हाथ अपने चेहरे से छटकते हुए हल्के गुस्से में कहती है, तो यहाँ हॉस्पिटल में आप क्या हैलोवीन पार्टी बनाने आए हैं? अदनान उससे कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर वहां आकर कहते हैं, सर अब वो ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, गोली सिर्फ छूकर गुजरी थी, उनकी वाइफ है, उनके साथ थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा, 24 घंटे उन्हें हॉस्पिटल में रखना होगा, उसके बाद आप लोग घर ले जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर अदनान कुछ कहता उससे पहले ही मदीहा घबराते हुए अदनान से पूछती है, गोली? कौन सी गोली? आप ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? उसे घबराता देख अदनान अपनी आंखों से ही डॉक्टर को वहां से जाने का कहता है और उसका इशारा समझते ही डॉक्टर वहां से चला जाता है और अदनान मदीहा को शांत करते हुए उसे वहीं रखी एक चेयर पर बिठाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम यहाँ बैठो पहले अच्छे बच्चों की तरह। वो उसे ठीक से बैठाता है तो मदीहा अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहती है, फिर क्या आप यहाँ घूमने आए हैं, मुझे बिना बताएं? अदनान उसके बचकाने सवालों पर एक गहरी सांस लेकर उसे सारी बात बताता है। वो जैसे जैसे उसे मोहिनी और उसके परिवार के बारे में बता रहा था वैसे वैसे ही मदीहा की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। वो खुद भी एक लड़की थी, उससे बेहतर यह दर्द कोई नहीं समझ सकता था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मदीहा नमा आंखों से कहती है, कोई एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इस देश में इतना आसान है किसी की इज्जत छीनना? और क्या बेसहारा लोगों को इंसाफ पाने का अधिकार नहीं है? वो इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी। अदनान को पता था वो हद से ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो अक्सर उसे इमोशनल चीजों से दूर रखता था जितना हो सके, पर फिलहाल उसे सब कुछ समझना जैसे जरूरी हो गया था। वो अभी अपनी बात कह ही थी कि तभी इमरजेंसी वार्ड से लक्ष्मी जी बाहर आई और मदीहा को अदनान के इतने करीब देखकर उन्हें यह बात समझने में देर नहीं लगी कि वो ही उसकी बीवी है। अदनान की नज़र भी जब उन पर गई तो वो मदीहा का उनसे तारुफ इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है, यह मेरी बीवी है, मिसेस मदीहा अदनान सिद्दीकी। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी जी हल्का सा मुस्कुरा कर मदीहा को बड़े प्यार से देखते हुए कहती है, बहुत प्यारी है आपकी बीवी साहब, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरफ।
वो यह सब सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही थी। लक्ष्मी को वाकई मदीहा बड़ी प्यारी लगी थी। एक पल को तो उसका मन कर रहा था कि उसके गाल छूकर देख ले, पर फिर अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटक दिया, क्योंकि उसे लगा कि मदीहा को उसका छूना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कहाँ वो महलों की शहजादी की तरह और कहाँ वो लोग। पर उनका यह ख्याल अगले ही पल दूर हो गया जब मदीहा ने आगे बढ़कर उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लिया। मदीहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप उस पर भरोसा रखो और ऐसा मत सोचना कि अब आपकी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि मोहिनी जितना ना सही पर उससे थोड़ा बहुत कम प्यार तो आप मुझे भी कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी जी बहुत इमोशन हो जाती है और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए उसका माथा चूम लेती है। मदीहा उनके आंसू पोंछते हुए, आप फिक्र मत करो, मोहिनी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि जो उसका केस लड़ रहे हैं ना वो हर किसी से वादे नहीं करते, पर जब करता है तो मरते दम तक उन्हें निभाते हैं। उसके हिम्मत देने पर लक्ष्मी जी को भी कुछ राहत मिलती है। फिर वो तीनों लखन जी को देखने वार्ड के अंदर जाने लगते हैं। उससे पहले ही अदनान जैद को अपने पास बुलाकर कहता है, एक 5 नंबर का पेयर ऑफ शूज मंगा 2 कपकेक के लिए। उसके ऑर्डर मिलाते ही जैद वहां से चला जाता है और बाकी लोग अंदर जाते हैं। इस वक्त मदीहा लक्ष्मी जी के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी हुई थी और दोनों ही हल्की फुल्की बातों के बीच चाय का लुत्फ उठा रहे थे। तभी लक्ष्मी जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे बेटा तुम्हारा पति तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता है, देखा अभी कैसे तुम रो रही थी तो कितना परेशान हो गए थे। हो बहुत किस्मत वाली हो तुम जो साहब जैसा पति मिला है, वरना आजकल के ज़माने में तो पति बीवी को कुछ समझते तक नहीं है। उस दिन उनके ऑफिस में भी गलती से मेरे हाथ से तुम्हारी तस्वीर वाला फोटो फ्रेम गिर गया था, पर उन्होंने टूटने से पहले बचा लिया। उस फोटो फ्रेम को गिरता देख इतना बेचैन हो गए थे वो, सोचो तुम्हें लेकर तो कितने फिक्रमंद होते होंगे। मदीहा बड़े इत्मीनान से उनकी बातें सुन रही थी। जब उन्होंने कहना खत्म हुआ किया तो वो कुछ सोचते हुए कहती है, अक्सर हमें बचाने वाला या हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला ही जानकर या अनजानकर हमारा दिल सबसे ज्यादा दुखा देता है, और फिर हम चाहकर भी उन चीजों को भुला नहीं सकते। लक्ष्मी जी, बेटा हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के 2 साइड होते हैं, वैसे ही कभी कभी हमें कहानी का सिर्फ एक पहलू पता होता है और दूसरे पहलू को जाने बिना हम अपने मन में एक बड़ी सी कहानी बना लेते हैं। पर जब सच सामने आता है तो कहानी ऐसे टूट कर बिखर जाती है जैसे समुद्र का पानी पड़ने पर रेत से बना महल बिखर जाता है। जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारी फिक्र करता है, वो कभी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। कभी कभी आधा अधूरा सच सालों तक दूरियों की वजह बन जाता है। मैंने कभी मोहब्बत को समझा तो नहीं है, पर हाँ करी जरूर है, उम्र का तजुर्बा भी है, और जो मैंने साहब की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है वो बेहद पाक मोहब्बत है, जो हर किसी के हिस्से नहीं लिखी जाती। कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें भगवान इस मोहब्बत से नवाजता है, तुम उनमें से एक हो। इसे जाया मत जाने दो, बल्कि अपने आंचल से बांध कर रख लो। मदीहा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। कहने को तो उसने बहुत कहानियां पढ़ी थी किताबों में, पर लक्ष्मी जी के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक हकीकत का आईना हो। वो भी उनकी बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी लक्ष्मी जी आगे कहती है, और वैसे भी साहब तो अच्छे पति होने के साथ एक अच्छे इंसान भी है। उन्होंने जिस वक्त हमारी मदद की है ना, हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई करेगा भी। जिस तरह वो हमें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए, और अभी भी रात को हमने बस एक फ़ोन किया और वो फटाफट हॉस्पिटल आ गए, इसमें उनकी ईमानदारी दिखती है। बहुत से लोग हैं जिनसे डर कर लोग उनकी इज्जत करते हैं, पर साहब की इज्जत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस इज्जत के हकदार है। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें एक ऐसा आदमी अपने हक में मिला है जो दूसरों के बारे में कुछ करने से पहले सोचता भी नहीं। तो सोचो जब बात तुम्हारी आएगी तो वो क्या कर गुजर जाएगा। उनके मुंह से अदनान की तारीफ सुनकर मदीहा को बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब लक्ष्मी जी ने अपनी बात खत्म की तो वो अपने चाय के कप में चम्मच घुमाते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, वो ऐसे ही है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना आता है, उन्हें खुद के बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं है। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी जी कहती है, तो तुम हो ना साहब के बारे में सोचने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी ज़रूरत के बारे में फ़िक्र करने के लिए। अगर एक बीवी अपने पति का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। फिर उन्हें देखकर यह कहना कुछ गलत नहीं होगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ है उनका ख्याल रखना।
उनकी बात सुनकर उसके हाथ जो चाय के कप में चम्मच घुमा रहे थे एकदम से रुक जाते और उसके जहन में ख्याल आता है, ख्याल रखना क्या? कभी सच में उसने अदनान का ख्याल रखा था? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने तो सिर्फ उसके लिए परेशानियों की वजह क्रिएट की थी, उसे परेशान किया था और शायद उसके साथ बदतमीजी भी की थी। पर वहीं दूसरी तरफ अदनान जो हमेशा उसके लिए हर वक्त खड़ा रहा जब उसे जरूरत थी किसी की, क्या वो इतनी खुदगर्ज है कि उसने कभी इन सब के बारे में सोचा ही नहीं? वो आज भी अपने उस पास्ट को लेकर बैठी है जिसमें शायद अदनान की कोई गलती भी नहीं थी, या शायद थी भी तो क्या इतनी बड़ी थी जिसकी सजा उसे वो आज तक देती आ रही है, उसके जज्बातों को नजरअंदाज कर। वह भी यही सब सो रहे थे कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब अदनान वहां जाकर ठीक उसके सामने बैठ गया है। अदनान एक नज़र उसे देखता है जो किसी ख्याल में घूमती, फिर लक्ष्मी जी की तरफ देखकर कहता है, आप जाकर अब उनसे मिल सकती हैं, होश आ गया है उन्हें। उसके कहने पर वो वहां से चली जाती है और मदीहा जिसका ध्यान अपने ख्यालों में था वो होश में आती है और एक नज़र अदनान की तरफ देखती है। वो थका हुआ सा चेहरा, बिखरे बाल, हल्की लाल आंखें और थकावट। वो पूरी रात नहीं सोया था और अभी भी यहाँ उसके सामने बैठा हुआ था। मदीहा को आज उसे देखकर बार बार एहसास हो रहा था कि वो किस हद तक मतलबी है। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया, वो ठीक से सोया है या नहीं, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर अदनान का हाथ महसूस हुआ और उसकी आवाज़ उसके कानों में आई जो कह रहा था, तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ और आराम करो, ओके? उसकी बात सुनकर वो फौरन कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। उसकी आवाज़ सुनकर और उसके यह शब्द सुनकर अदनान की आंखें जैसे उस पर ठहर गई। उसने कहें भले ही बहुत नॉर्मल शब्द थे पर पता नहीं क्यों अदनान को इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा लगा। पर फिर उसकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए वह दोबारा उसे समझाते हुए कहता है, कपकेक ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा, अभी तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है और मुझे यहाँ अभी और वक्त लगेगा, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना है, तुम घर जाओ। मदीहा को पता था कि सीधे सीधे उससे बात नहीं मनवाई जा सकती, इसलिए वो उसकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए पूछती है, आपने कुछ खाया सुबह से? अदनान उसके अचानक से यह पूछने पर जरा हैरान हुआ, क्योंकि अक्सर वो ऐसे सवाल तो नहीं करती थी पर आज कर रही थी और राज तो वो उसे कुछ अलग ही लग रही थी। पहले उसकी फिक्र में घर से रोते हुए यहाँ तक आना, फिर उसके पास रुकने की जिद करना और अब उसके खाने की परवाह, यह मदीना सिद्दीकी के फितरत में तो शुमार नहीं था। मदीहा उसकी खामोशी समझते हुए, इसका मतलब आपने कुछ नहीं खाया? एक बात बताइए, आप इतने बड़े हो गए हैं, दिमाग आपका अभी भी छोटा ही है, खुद का भी ख्याल रखा कीजिए, कुछ तो थोड़ा बहुत खा लेते। जितना मुझे याद है कल रात को भी आपने डिनर नहीं किया था और अभी भी कुछ नहीं खाया, हद होती है बिल्कुल। फिर वही कैंटीन में काम कर रहे एक लड़के को हाथों के इशारे से अपने पास बुलाती है और उसे खाने की 2 से 4 डिशेज का नाम लेकर जल्दी से लाने के लिए कहती है। अदनान जो उसे काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहते हैं, तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? मदीहा उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए, शोहर है मेरे, आपका ख्याल रखना, फिक्र करना मेरे जिम्मे में है, अगर आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा, क्योंकि आपको तो सबका ख्याल रहता है सिवाय खुद के, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैं उठा लूं। अदनान उसके जवाब पर हैरानी से उसे देखने लगता है, उसे कम से कम इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने तो सोचा था कि हर बार की तरह वो इस बार भी मुकरेगी, पर आज तो उसने सिलेबस से आउट होकर जवाब दिया था। अदनान अभी भी हैरान आंखों से उसे देख रहा था। तब तक कैंटीन में काम कर रहा है वो लड़का खाना लेकर आ जाता है जिसे मदीहा ने लाने के लिए कहा था और मदीहा खाना लेकर उसे वहां से जाने का इशारा करती है और खुद अदनान के लिए बड़े सलीके से खाना सर्व करने लगती है। वही अदनान उसे यह सब करते हुए खोए हुए अंदाज में पूछता है, क्यों कर रही हो यह सब कुछ? मदीहा खाने की प्लेट उसकी तरफ सरकाते हुए, क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? आप भी तो करते हैं ना मेरे लिए, तो बस समझ लीजिए मैं भी उसी हक से कर रही हूँ जिस हक से आप करते हैं। अब अदनान के पास कोई जवाब नहीं बचा था, इसलिए वो खामोशी से अपने सामने पड़ी प्लेट में से एक निवाला तोड़कर मदीहा की तरफ बढ़ता है। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो कहता है,
मुझे तुम्हारा झूठा खाना ज्यादा पसंद है। मदीहा भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप खा लेती है। ऐसे ही अदनान एक निवाला उसे खिलाता और दूसरा खुद खाता। दोनों कैंटीन के इस नॉर्मल से खाने को भी बड़े प्यार से एंजॉय कर खा रहे थे और आसपास जितने भी लोग थे सभी उन्हें देख रहे थे। इस वक्त वो दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि कैंटीन में बैठे कुछ यंगस्टर्स ने तो अपने फोन में उनकी तस्वीर भी निकाल ली थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। इस बीच अदनान ज्यादातर हॉस्पिटल में बिजी रहा और भी कुछ काम थे जो उसे सेटल करने थे और मदीहा ने भी अपना सारा फोकस पढ़ाई पर कर लिया। वैसे भी कल से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। हाँ, पर इस बीच एक चीज जरूर बदली थी और वो था मदीहा का बिहेवियर। ज्यादा ना सही पर अब वो अदनान की थोड़ी बहुत फिक्र करने लगी थी। पिछले इन 2 दिनों में अदनान के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो किसी तरह चीजों को मैनेज कर रहा था और जो उसके पास फ्री टाइम बचता उसमें आराम करने की जगह वो मदीहा को पढ़ा देता क्योंकि उसके एग्जाम्स भी नजदीक थे। रात 10:30 बजे अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। आज किसी काम की वजह से वो सारा दिन व्यस्त था। बाहर मौसम भी बड़ा अजीब हो रहा था। न जाने इस शुरू के दिसंबर में बारिश ने कहां से आकर दस्तक दे दी थी। अभी बारिश शुरू तो नहीं हुई थी पर बारिश होने के आगाज जरूर दिख रहे थे। आसमान पूरी तरह से कई बादलों से भरा पड़ा था और बीच बीच में बिजलियां भी कड़क रही थी। अदनान अंदर आता है तो हॉल में कोई नहीं था और वैसे भी काफी रात हो गई थी, इसलिए वहां पर किसी का होना मुमकिन भी नहीं था इस वक्त। वो भी बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पर जब वो कमरे में आता है तो यहाँ का माहौल जरा अलग था। पूरे बिस्तर पर किताबें बिखरी हुई थी और मदीहा मैडम स्टडी टेबल पर सिर रखे सुकून से सो रही थी। यह देखकर वो अपना सिर नागवारी में हिला देता है, पर अब उसे भी आदत हो गई थी मदीहा के बिहेवियर को। उनकी शादी को अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे पर अदनान यह जरूर समझ गया था कि इस लड़की से सवाई की उम्मीद करना बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ नहीं है। वो अंदर आता है और एक नज़र बेड पर बिखरे सामान को देखकर सीधा स्टडी टेबल के पास जाता है तो वो उसकी मासूम सी बीवी अपनी खुली किताब पर सर रखे पर सुकून होकर सो रही थी। ठंड की वजह से उसकी वो छोटी सी तीखी नाक और गोलू मोलू गाल हल्के हल्के लाल हो गए थे। वो छोटी सी तो थी ही और लड़की भी बिल्कुल गुड़िया की तरफ थी, नाजुक पर बस तब तक जब तक तुम उसे छेड़ो ना। उसके चेहरे पर कुछ जुल्फें अपना ठेरा जमाए हुई थी और अदनान को अनायास ही उन जुल्फों से शदीद जलन हुई। किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि मर्द तो अपनी मोहब्बत को छू कर गुजरने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है, और यह बात अदनान पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। वो आहिस्ता से अपने हाथ आगे बढ़ाकर उन जुल्फों को पीछे करने लगता है। तभी उसकी छुअन से मदीहा की आंख खुल जाती है और किसी का टंच महसूस कर वो फौरन हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। पर फिर सामने अदनान को देखकर उसे एक सुकून की सांस आती है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी आंखों को रगड़ते हुए नींद में ही कहती है, आप आ गए डॉट। इस वक्त वो किसी 5 साल की मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी जिस पर अदनान को बड़ा लाड़ आ रहा था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों से थामकर बारी बारी हल्का सा छुपकर उसकी दोनों नींद से भरी आंखों को चूमता है। फिर हल्का सा दूर होते हुए कहता है, थक गई है मेरी जान डॉट। मदीहा जो अभी भी उसकी होठों की छुअन को अपनी आंखों पर महसूस कर रही थी फौरन उसके सवाल पर कहती है, आपको पता मैंने आज बहुत पढ़ाई करी पर अभी भी पूरी 1 यूनिट रिवाइज करना रह गया है, अब मैं क्या करूं डॉट। उसे ऐसे परेशान होता देख अदनान उसकी किताबों को बंद कर उसे कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए बेहद प्यार से कहता है, बस अब बहुत पढ़ लिया, अब खुद को आराम दो। वैसे कुछ खाया है तुमने डॉट। उसके सवाल पर वो सिर नीचे कर चुपचाप ना में सिर हिला देती है तो अदनान उसकी लापरवाही देखकर जरा डांटते हुए कहता है, व्हाट इज दिस कपकेक। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जान सकता हूं ऐसा क्या हो गया था जो तुमने खाना स्किप किया डॉट। मदीहा उससे नजरें चुराते हुए कहती है, वो मैं भूल गई थी। अदनान उसे घूरते हुए, तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है बेवकूफ लड़की। उसकी बात सुनकर मदीहा मुंह बनाते हुए कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसके कानों में बारिश की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो खुश होते हुए एक्साइटमेंट में कहती है, बारिश हो रही है। अदनान, हाँ, ना जाने यह दिसंबर के शुरू में बारिश कब से होने लगी। मदीहा उसे घूरकर, आप कितने नाशुक्रे हैं, यह बारिश भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है, हमें तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए ना जरा भीग कर आते हैं।
इतना कहकर वो बालकनी की तरफ जाने लगती है, पर अभी वो बात मुश्किल 2 कदम भी नहीं चल पाई थी कि अदनान उसे उसकी टी-शर्ट पकड़कर वापस पीछे खींचते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, खबरदार, जो तुमने एक कदम भी बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, बाहर इतनी ठंड है और तुम्हें भीगना है। कल एग्जाम्स क्या मैं देने जाऊंगा, अगर तुम बीमार हो गई तो डॉट। मदीहा मुंह बनाते हुए, पर अदनान उसकी बात बीच में काटकर इस बार जरा गुस्से में, कोई परवर नहीं, आई सेड नो दैट मीन्स नो, अंडरस्टैंड डॉट। मदीहा उसके ऐसे चिल्लाने पर बस मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है, तो वो दोबारा उसके बाल ठीक करते हुए कहता है, वर्ड स्वीटी। मदीहा, अंडरस्टैंड। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, माई गुड गर्ल, नाउ लिसन, मैं अभी शावर लेकर आता हूँ, तब तक तुम अच्छे बच्चों की तरह यह अपना फहराया हुआ पसारा साफ करो और कोई भी शैतानी नहीं समझी डॉट। उसकी बात सुनकर मदीहा दोबारा मजबूरी में हामी भरती है, तो वो अलमीरा से अपने कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है, तो उसने हमेशा की तरह एक सफेद रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। वो एक टॉवल से अपने बाल पोंछ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कमरे में जाती है, तो वह अभी भी पहले की तरह बिखरा ही हुआ था, और सबसे बड़ी बात वो खाली था। मदीहा वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी, वो गायब थी। यह देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो टॉवल को वही बेड पर बेदर्दी से फेंक कर बाहर की तरफ जाने वाला होता है कि तभी उसे किसी की चूड़ियों की आवाज आती है, जो कि बालकनी से आ रही थी, और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो वहीं पर है। वो फौरन तेज कदमों के साथ बालकनी की तरफ जाता है, तो उसके कदम वही दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखें सामने ठहर जाती है। मदीहा उचक उचक कर बारिश में भीग रही थी। उसने जो हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था वो पूरी तरह भीग कर उसके जिस्म से चिपक गया था। बालों से गिरता पानी उसके चेहरे को और भिगा रहा था, और वो अपने हाथ हवा में फैलाए आसमान को देखते हुए आंखें बंद कर कर गोल गोल घूम रही थी। इस बीच उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। अदनान बालकनी के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। कितनी मासूम मोहब्बत थी उसकी, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाना, कभी जिद करना तो कभी रूठ कर बैठ जाना, कभी प्यार से समझाना तो कभी अपनी ही नादानियां पर आंसू बहाना। वो सबसे अलग थी, सबसे मुख्तलिफ, डिफरेंट। यह छोटी सी 5 फुट 2 इंच की लड़की उसके सारे गुरूर को चुटकियों में तोड़ कर रख देती थी, और वो चाह कर भी ना उससे कुछ कह पाता था ना कर पाता था। वो अभी एक टक उसी ही निहार था कि तभी उसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर वो होश में आता है, और उसे एहसास होता है कि बाहर किस कदर ठंड है, और यह लड़की बिना किसी स्वेटर के बारिश में ठंडे पानी में भीग रही है। यह एहसास होते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है, और वह लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाता है। मदीहा, जो अभी पूरी तरह बारिश में ही खोई हुई थी, कि कोई अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, और वो किसी चौड़े चट्टान जैसे सीने से जा टकराती है। वो घबराकर नजरें उठाकर देखती है, तो अदनान बेहद खतरनाक नजरों से उसे ही देख रहा था। यह महसूस करते ही वो ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। अब यह कपन ठंड के कारण थी या उसकी नजरों के कारण, इसका पता तो शायद मदीहा को खुद भी नहीं था। अब तक बारिश और तेज हो चुकी थी और अदनान भी पूरी तरह भीग चुका था। वो उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम सच में निहायती बेवकूफ हो। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने एक लड़की से शादी की है या किसी यूकेजी के बच्ची को अडॉप्ट किया है। तुमसे ज्यादा अकल तो एक 5 साल के बच्चे में होती है कि इतने ठंडे पानी में नहीं रहना। और यह दिसंबर में कौन सा शौक चढ़ा है भीगने का? तुम्हें मना किया था ना मैंने, फिर क्यों आई बाहर डॉट। मदीहा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, वो डॉट वो मैं तो बस बालकनी का दरवाजा बंद करने आई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा भीग लेती हूँ, फिर पता नहीं बारिश कब आएगी। उसकी बात सुनकर अदनान का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अंदाज भी है कितनी ठंड है? अभी अगर तुम्हें कुछ हो गया या बीमार पड़ गई तो एग्जाम्स का क्या होगा डॉट। मदीहा चिढ़कर, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो बस इतना सब भीगने में बीमार पड़ जाऊं। अदनान उसकी बात काटते हुए, अगर तुम 1 घंटा भी बैठकर रो लो ना तो तुम्हें बुखार चढ़ जाता है, तो यह पानी तो इतना ठंडा है बेवकूफ लड़की।
उसकी बात सुनकर मदीहा चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। अदनान का मन तो कर रहा था कि उसे बहुत डांट लगाए, पर अपनी बाहों में घड़ी इस लड़की को हल्का हल्का कप कंपाते देख उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो खुद को जूरा शांत करते हुए कहता है, अभी अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मदीहा भी चुपचाप अंदर जाने लगती है, क्योंकि फिलहाल उसकी डांट से बचने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था। पर आज जैसे कायनात भी उन्हें नजदीक लाना चाह रही थी, वो अभी एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अदनान फौरन उसका हाथ पकड़कर तेजी से उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो सीधा उसके सीने से आकर लगती है। दोनों के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उनकी बॉडी एक दूसरे को फील हो रही थी। मदीहा फौरन उससे दूर होती है, पर अदनान उसे कमर से पकड़कर और नजदीक खींच लेता है। वो दोनों इस वक्त बिल्कुल नजदीक थे और एक टक एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। जहां मदीहा अपनी आंखों में हया लिए उसे देख रही थी, वहीं अदनान का ध्यान सिर्फ उसके लाल होठों पर था जो कुछ पानी की बूंदों से भींगे हुए थे, और उन्हें देखकर अचानक अदनान को प्यास लगने लगती। मदीहा भी उसके आगोश में खड़ी कंपा रही थी, जिससे उसके होंठ भी कंपा रहे थे और अदनान के अंदर की तलब बढ़ा रहे थे। उसे अचानक उनकी फर्स्ट किस याद आई जो बेहद इमोशनलिस्ट थी, और पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो उसके ऊपर झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और मदीहा बस खामोश खड़ी रह जाती है। मदीहा और अदनान दोनों इस वक्त बिल्कुल नजदीक थे और एक टक एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। जहां मदीहा अपनी आंखों में हया लिए उसे देख रही थी, वहीं अदनान का ध्यान सिर्फ उसके लाल होठों पर था जो कुछ पानी की बूंदों से भींगे हुए थे, और उन्हें देखकर अचानक अदनान को प्यास लगने लगती। मदीहा भी उसके आगोश में खड़ी कंपा रही थी, जिससे उसके होंठ भी कंपा रहे थे और अदनान के अंदर की तलब बढ़ा रहे थे। उसे अचानक उनकी फर्स्ट किस याद आई जो बेहद इमोशनलिस्ट थी, और पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो उसके ऊपर झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और मदीहा बस खामोश खड़ी रह जाती है। उसे जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अदनान ने किया क्या। वही अदनान, उसका तो जैसे सब्र जवाब दे चुका था। वो भी एक मर्द था और उसके सामने उसकी बाहों में वो लड़की खड़ी थी जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। वो बेतहाशा उसे चूमे जा रहा था। इधर मदीहा को जैसे ही होश आया वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर यह मुमकिन नहीं था। अदनान की पकड़ बहुत मजबूत थी उस पर, वो चाहकर भी उससे आज़ाद नहीं हो पा रही थी। इसलिए थक हार कर वो एकदम चुपचाप खड़ी हो जाती है, पर अदनान वो अभी भी उसे किस किए जा रहा था। बारिश का पानी उन दोनों को पूरी तरह भिगा रहा था और ना जाने कायनात की भी क्या टाइमिंग थी कि तभी पता नहीं कहाँ से गाने की आवाज आई। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद यह आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम, यह रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 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 इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मेरी जान में हर खामोशी ले तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। ममम, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पेड़ जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे मोहब्बत हो न हो, कल मुझको इजाजत हो न हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे डर पे ही रह जाऊंगा। वक्त बीत रहा था, पर अदनान की किस और इंटेंस होती जा रही थी जो अब मदीहा संभाल नहीं पा रही थी। वो पहले से ही नाजुक सी थी, उससे अदनान का इतना पेंशन भरा किस संभाला नहीं जा रहा था। पर अदनान तो अपने इमोशंस में इतना खो चुका था कि उसे कोई होश ही नहीं रहा। करीब 20 मिनट बाद जब मदीहा की सांसें बिल्कुल उखड़ने लगी तक जाकर उसने उसे छोड़ा, तो वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी आंखें तक धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अदनान अभी भी काफी नॉर्मल था, वो मर्द था, उसमें ऑब्वियसली उससे ज्यादा स्टैमिना था।
वो जोर जोर से खांसते हुए अभी भी सांस ले रही थी और अदनान वो अभी भी मदहोश नजरों से उसे देख रहा था। उसकी कातिल नजरें अभी भी उसके होंठों पर टिकी हुई थी जो उनकी इस इंटेंस किस के बाद और ज्यादा पल्पी लग रहे थे। ऊपर से उन पर वो पानी की बूंदें। इन सब में अदनान खुद भी यह बात भूल चुका था कि वो दोनों अभी भी बारिश में भीग रहे हैं। जब कुछ पल बाद मदीहा ने अपनी सांसें कंट्रोल कर ली तो वो नजरें हल्की सी उठाकर अदनान को देखती हैं। उसका पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरफ हो गया था, बिल्कुल लाल। चेहरे पर हया, शर्म, घबराहट साफ दिख रही थी जिसे देखकर अदनान एक बार फिर खुद पर से काबू खोने लगा था। इस बीच दोनों एकदम खामोश थे। अदनान से जब और सब्र नहीं हुआ तो वो आगे बढ़कर दोबारा उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसके होंठ दोबारा मदीहा पर थे और वो दोबारा उसे पैशनेटली किस कर रहा था। पर इस बार उसकी किस जरा वाइल्ड थी। वो उसे कमर से ही पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और अपने आप ही मदीहा के पैर उसकी कमर पर रेप हो जाते हैं। उसने बहुत बार अपनी किताबों में किसेस के बारे में पढ़ा था पर उसका खुद का यह पहला एक्सपीरियंस काफी मुख्तलिफ था। उसे अदनान का चट बुरा भी नहीं लग रहा था। हाँ, वो थोड़ा वाइल्ड था पर उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत थी उसके चट में जो उसे और पिघला रही थी। वो उसे वैसे ही गोद में उठाकर कमरे में अंदर लाता है। मदीहा के हाथ भी अनायास ही उसके कंधों पर कस गए थे पर जब वो और ज्यादा वाइल्ड होने लगता है तो मदीहा से संभाला नहीं जा रहा है। वो थी भी तो नन्ही जान, हाँ बहुत छोटी नहीं थी पर उसके लिए यह जरा अनएक्सपेक्टेड था। उसके हिसाब से तो उसकी पहली दूसरी किस सब हो गई थी पर अब उसे कौन बताए यह पहली बार नहीं था। अब दोबारा उसकी सांसें उखड़ने लगती है तो वो खुद को जरा दूर करने की कोशिश करती है पर अदनान को कोई होश नहीं था जिसके कारण मदीहा की पकड़ उसके कंधों पर कस गई थी और उसके नाखून अदनान की स्किन को घायल कर रहे थे। कुछ मिनट बाद अदनान मदीहा से हल्का सा दूर होता है और अपना सिर उसके सिर से जोड़ लेता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अदनान तो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है पर मदीहा अभी भी शांत नहीं हुई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यह देखकर अदनान उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ धीरे धीरे सहलाते हुए बेहद नॉर्मल वॉइस में कहता है, एच शांत, एकदम शांत, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। उसके कहने पर वो धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेती है और जल्दी ही नॉर्मल हो जाती है पर वो अभी तक बिल्कुल खामोश थी। उसने कुछ कहा नहीं था। उसे शांत देखकर अदनान जरा रिलैक्स होता है पर तभी वो नोटिस करता है कि मदीहा की पूरी बॉडी कांप रही है और यह होना जाहिर भी था। दिसंबर की ठंडी सर्दी में वो बारिश में भीगी थी। यह देखकर वो उसे वैसे ही गोद में लिए बाथरूम में आता है और उसे नीचे उतारता है। मदीहा जो अभी तक खामोश थी वो उसकी छुअन से अब सिहरने लगती है। अदनान हल्का सा उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड? शर्म आ रही है। उसकी बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती पर उसके चेहरे की वो रंगत अदनान को उसका हाल दिल साफ साफ बयां कर रही थी। उसे खामोश देखकर अदनान की नज़र उसके भीगे कपड़ों पर जाती है जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गए थे। यह देखकर वो कहता है, आई थिंक यू शुड गेट चेंज। उसकी बात सुनकर मदीहा एक नज़र खुद को देखती हैं और अपना यह हाल देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो खुद को छिपाने लगती है। यह देखकर अदनान उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने नज़दीक खींचते हुए उसके कान के पास झुककर उसकी ईयरलोब को मदहोशी में चूमते हुए कहता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, यह सब कुछ मेरा ही है और मुझे ही देखना है। क्यों ना आज ही कुछ हदों को तोड़ दिया जाए। आई थिंक आई शुड हेल्प यू इन अ शावर। काफी अच्छे से नहला दूंगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो जो अभी तक शांत थी वो हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं आप जाओ। अदनान उसकी बॉडी को खुद की बॉडी से जरा चिपकाते हुए, क्यों अच्छा नहीं लग रहा मेरा टच करना या मेरा करीब आना? मदीहा जो अभी तक शर्म के मारे घबरा रही थी अब जरा गुस्से में कहती है, आप जाइए यहाँ से वरना मैं सोफिया के पास चली जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर अदनान एकदम से चिढ़ जाता है और अचानक उसकी कमर पर पिंच कर देता है जिससे वो हल्का सा चीखती है, आहा, यह क्या किया आपने? पागल हो गए हैं आप? अदनान उसके ऊपर झुककर उसके काल को हल्का हल्का लिंक करते हुए बेहद मदहोश आवाज में कहता है, अगर हमारे बीच किसी को लाओगी तो इसी तरह तकलीफ मिलेगी तुम्हें स्वीटहार्ट। यह कहते हुए वो उसके गाल पर हल्का सा कांट लेता है जिससे मदीहा की एक बार और हल्की सी चीख निकल जाती है। मदीहा, आप जाइए, मुझे नहाना है प्लीज।
अदनान सेडक्टिव वे में मुस्कुराते हुए अपनी हस्की वॉइस में कहता है, नहाना तो मुझे भी है, तो क्यों ना साथ में ही नहाया जाए, हम काफ़ी पानी भी बचा लेंगे और अगर तुम इजाज़त दो तो साथ में और भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, समथिंग एक्साइटिंग यू नो डॉट। बाथरूम फर्स्ट टाइम के लिए इतना बुरा नहीं है। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर मदीहा को शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी, पर बेचारी लड़ने झगड़ने में तो वो बहुत आगे थी, पर यहाँ आकर ही उसका फ्यूज उड़ जाता था। पर फिर भी वो किसी तरह खुद को शांत कर गुस्से में कहती है, कैसी ठरकी बातें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको किसी लड़की से ऐसी वाहियात बातें करते हुए डॉट। अदनान उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं किसी के नहीं, अपनी बीवी के सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ, और अगर मैंने शर्म की तो हमारी क्रिकेट टीम कैसे बनेगी डॉट। मदीहा की हालत अब तक बहुत बुरी हो चुकी थी, उससे और उसकी बेहुदा बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद अदनान के हल्का सा करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप एक काम क्यों नहीं करते डॉट। अदनान उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए, क्या डॉट। मदीहा बड़े प्यार से उसके गालों पर उंगलियां फिराते हुए, जहर खाकर मर क्यों नहीं जाते। उसकी बात सुनकर अदनान को अभी तक मुस्कुरा रहा था, उसे घूरकर देखता है, मतलब यह लड़की अच्छा खासे में उसका मूड खराब कर सकती थी। कहाँ अभी वो किन पलों को एंजॉय कर रहा था और कहाँ अब उसका मूड पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अदनान, अगर मैं मर गया तो बेवा विधवा हो जाओगी तुम, सोच लो, रोती रहोगी सारी जिंदगी डॉट। मदीहा उसे चिढ़ाते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराता है और अगर ही पल वही पास से रखी एक ब्लेड उठाकर अपनी कलाई पर लगा लेता है। मदीहा जो अभी तक उसे चिढ़ा रही थी, उसकी इस हरकत पर एकदम से डर जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं, फेंकिए उसे, अभी कट गया तो छोड़िए उसे, सुनाई नहीं देता आपको। उसकी आवाज में डर, घबराहट और फिक्र तीनों साथ साथ सुनाई दे रही थी। वही अदनान बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराते देख उसे और गुस्सा आता है और वो चिढ़कर कहती है, मैंने कहा फेंकिए उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूं मैं। उसकी बात सुनकर अदनान उस ब्लेड वही रख देता है और उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, जान निकल जाती है तुम्हारी मुझे तकलीफ में देखकर और कहती हो फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, जान मुझसे कुछ नहीं छिपता, कर दिया ना तुम्हें गलत प्रूफ डॉट। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में कहती है, बहुत ही वाहियात हरकत थी यह। अदनान मुस्कुराते हुए, थैंक यू कपकेक, पर अब तुम जल्दी से नहा कर चेंज करो, वरना आई वुड नॉट माइंड हेल्पिंग यू। इतना कहकर वो उसके गाल को चूमकर वहां से चला जाता है और मदीहा बस गुस्से में उसे देखती रह जाती है।